कल सुपर एनर्जेटिक एनवायरनमेंट था। एक तो आप एनर्जी के सेंटर तो युवा हमेशा से ही रहा है ना? आप तो हैं ही, जहाँ रहते हैं वहाँ एनर्जी भरपूर होती है और खान सर को मैं पावर हाउस कहता हूँ। वहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ पे वो माहौल को पूरा इलेक्ट्रीफाइंग कर देते हैं। कल बहुत सारी बात करनी थी टॉपिक पे, पर जब खान सर हों तो फिर टॉपिक पे क्या उस तरह से बात करें, वो भी पहली क्लास में, ठीक है? जब उनका शो होता है तो उनका ही शो होता है। बीच-बीच में थोड़ी बहुत ठीक है, साइड भूमिका मैं भी ले ले रहा था, है ना? बट अब यहाँ मैं मुख्य भूमिका में, ठीक है, आपके साथ इतिहास विषय को लेकर के, है ना? कुछ छोटी-छोटी बातें देखिए, जैसे क्या होता है कि अब हम लोगों में बड़ा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए, इंटरैक्टिव होना चाहिए, आराम से पढ़ें। आप सीखने आए और मुझे सिखाना है, सीख के जाएँगे। लंबा अनुभव है, 17 साल मुझे हो गए पढ़ाते हुए। थोड़ा मेरा एक अलग तरीके से मैं चलता हूँ, अपने आप को कैरी करता हूँ और मेरी पहचान या मेरे बारे में केवल लोग ही बताएँगे, मैं तो अलग से कहीं कोई बताने नहीं जाता। मेरे एक पुराने स्टूडेंट से सर की कभी मुलाकात हुई पटना में, जो अभी डीआईजी हैं, सर के बड़े अच्छे मित्रों में हैं, ठीक है वहाँ, और बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं हमारे। जब मैंने शुरू किया था हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लास, और वहीं से फिर मुलाकात का सिलसिला शुरू हुआ सर के साथ। और जैसे हमने कल कहा था आपको कि भई बहुत मज़ा आया पहली मुलाकात में। जैसे हमने कहा एक प्यार भरे शब्दों में कि लव एट फर्स्ट साइट वाली बात कही थी। सर का जो वो आकर्षण दिखा ना, जो जज़्बा दिखा कि आप सर क्यों, मतलब ठीक है, आप लोग सर करिए, आप एफर्ट लगाइए, ठीक है, आप आइए, आप पढ़ाइए, आप पटना आइए सर, आप दिल्ली आइए, है ना? फिर ऐसे बातचीत शुरू, हमने कहा कमिट किया चलो सर पटना में पढ़ा दूँगा। फिर कुछ बात ऐसे-ऐसे बनते बनी, ठीक है। हमने कहा सर कभी कोई प्रॉब्लम होगी तो दिल्ली भी पढ़ा दूँगा। हिस्ट्री को लेके थोड़ी बहुत समस्या आने लगी, उन्होंने कहा सर आप, मैं कहा आप डोंट वरी, बस स्टार्ट करने भर की बात है। एक बार पढ़ाई शुरू होने की बात होती है, ठीक है। इतिहास को मैं कभी भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बट इतना गंभीर नहीं मानता हूँ जितना लोग मानते हैं। बहुत सरल सिंपल। हमने कल ही आपको बताया था कि देखो अलग-अलग मकसद से पढ़ते हैं ना। जब हम एकेडमिक में पढ़ते हैं तो अलग होता है, रिसर्च करते हैं तो अलग होता है, नेट जेआरएफ के लिए अलग होता है। ऑप्शनल के लिए थोड़ा और एफर्ट लगाना पड़ता है। मैं खुद पढ़ा चुका हूँ 10 साल ऑप्शनल, ठीक है, 10 साल में ऑप्शनल खुद पढ़ा चुका हूँ। जीएस के लिए अलग तरीके से लिखते हैं, यूपीएससी में थोड़ा मतलब अलग उसका फ्लेवर है। स्टेट पीसीएस का स्लाइटली, मतलब ज़्यादा नहीं। बट वो सब बात, जैसे मैं जब आपको बोल रहा हूँ तो मैं फ़ील कर रहा हूँ, मेरे पास डिफरेंस है। मैं आपको बता सकता हूँ देखो ये अंतर है। बट आप जब उसको फ़ील करने लगेंगे, विजुअलाइज़ करने लगेंगे, वो स्किल सीखने लगेंगे, तो वो आपको मज़ा आएगा, उसमें आपको आनंद आएगा, ठीक है? जैसे हमने कल कहा था ना कि मैं कुछ भी करता हूँ अलग बात है। मैं आपको कितना सिखा पाता हूँ, कैसे सिखा पाता हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। हर एक स्टूडेंट के लिए उसका करियर बहुत मायने रखता है, उसके लिए मायने रखता है, परिवार के लिए मायने रखता है। जस्ट एक सेकंड। तो आप हर एक का बहुत मायने रखता है करियर, उनके परिवार, समाज, सबके लिए, और इस गंभीरता को मैं समझता हूँ। इंटरव्यू में मुझसे पहला सवाल होता था कि व्हाई आईपीएस? मैं आईपीएस बनना चाहता था। उससे मुझे नीचे नौकरी नहीं करनी थी, तो मैंने नहीं की। तो बहुत मज़ा आएगा कभी, तो हम 10-5 मिनट मैं भी अपना अनुभव शेयर कर लूँगा आपसे, जब 20, 25, 40 क्लास की बात कर रही है ना। नहीं की नौकरी, नौकरी के बहुत सारे ऑप्शन रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, बहुत कुछ रहा है ऑप्शन। नहीं, उससे मुझे नीचे नौकरी नहीं चाहिए, मुझे आईपीएस ही चाहिए। और पहला चॉइस ही इंटरव्यू में आईएएस लोग भरते हैं, मैं आईपीएस ही भरता था। सवाल भी आईपीएस, आईपीएस क्यों? ठीक है। तो जितनी भी यात्रा है, ठीक है, बाय गॉड ग्रेस और पेरेंट्स के आशीर्वाद सबसे, ठीक है, एक बहुत क्लियर है। कई बार क्या होता है, जैसे मैं क्लियर नहीं हूँ अपने विज़न में, बहुत ऐसा होता है कई बार, टीचर ही क्लियर नहीं है अपने विज़न में, तो मैं क्या आपके विज़न में आपको हेल्प करूँगा? बहुत क्लैरिटी है मुझे अपने लाइफ़ को लेकर के, अपने प्लानिंग को लेकर के, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, इत्तू सा भी। एक थोड़ा अलग तरीके से 7 साल से मैं दिल्ली में पढ़ा रहा हूँ। हमने आपको कहा ही था कि कभी थोड़ा बहुत भी किसी को लगे आप केवल सुजीत सर करेंगे, मतलब मेरे तरफ से कुछ भी नहीं है वो। बहुत सारे बच्चों ने ही डाल रखा है बहुत सारे वीडियो, और 102 वीडियोज़ आप किसी भी एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न कहीं भी आपने देख लिया ना, मतलब ठीक है, तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, मतलब ठीक है, टीचिंग क्या होती है, हिस्ट्री क्या होता है, खत्म कहानी वहीं हो जाती है। बट कई बार क्या होता है, बच्चे भी बहुत छोटे-छोटे हैं, अभी वो सीख रहे हैं, उस लेवल पे भी नहीं है, है ना? हम लोग शुरू ही करते हैं स्क्रैच से, क्लास 0 से। आप में से किसी हिस्ट्री बैकग्राउंड के हों, आप में से पहले भी कहीं कुछ पढ़ा रखा हो,
सब बहुत अच्छी बात है, आप धैर्य रखिएगा, आप सीखेंगे। मतलब मुझे कोई बहुत मतलब अलग से मैं इम्प्रेस वगैरह नहीं होता हूँ बहुत, आप अच्छा कर रहे हैं मुझे खुशी मिलेगी। देखिए कोई बताता है मुझे कि मैं ये वो टाइप का, मुझे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे, क्योंकि मैं खुद भी अपने आप में पन्ने खा हूँ, ठीक है? वैसे मैं टॉस कर सकता हूँ अभी, ठीक है ना? किसी भी टॉपिक पे टॉस हुआ, अच्छा इस टॉपिक पे पढ़ाना है अकबर, तो अकबर शुरू करूँगा, पाषाण काल तो पाषाण काल, ये नहीं कि मुझे ये देखना है। ये फ़ोल्डर मैं लेके आता हूँ, लगूँ कि हाँ, मैं भी टीचर हूँ, ठीक है? ठीक है, इसलिए लेके आ जाता हूँ मैं इसको, है ना? मतलब इस तरह से हिस्ट्री में रमा हुआ हूँ मैं, हॉबी है। आपको जो काम करने में मज़ा आता है ना, जैसे आप जैसे फ्री हो और अचानक से वो काम खींच ले, किसी को म्यूज़िक सुनना हो, किसी को डांस करना हो, किसी को ड्राइव करना हो, किसी को गप मारना हो, किसी को स्विमिंग करना हो, साइक्लिंग करना हो, खाना बनाना हो। खाना बनाना मैं इधर नहीं देख रहा हूँ, इधर भी देख के कह रहा हूँ, है ना? मैं खुद ही कभी अच्छा कुक रहा हूँ स्टूडेंट लाइफ़ में, ठीक है? हो गया मतलब, ठीक है? तो ऐसा नहीं है, है ना? कि आप जो चीज़ आपको खींच ले मतलब, तो हिस्ट्री जैसे पढ़ाना पैशन है, एकमात्र गोल है एग्ज़ाम में आप सहज महसूस करें, उस दिन आप मुझे याद करें। वही मेरी मतलब फ़ीस होती है, ठीक है? वही मेरी एग्ज़ाम के दिन आप सहज महसूस करें पीटी मेंस में बस, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पीसेस भी देते हैं, वो भी मैं ध्यान रखूँगा। बहुत दिनों के बाद जैसे कल हमने बहुत सारे कमिटमेंट, जैसे हमने कमिटमेंट ये भी किया आपको, ठीक है? कि टोटल क्लास के नोट्स की मेरी ज़िम्मेवारी है ये। अब प्रबंधन में नहीं पूछेंगे आप, मुझे 1-2 दिन का टाइम दीजिए अभी, ठीक है? ज़रा मैं देख समझ लूँ कैसे मुझे लेके चलना है ना, टोटल ज़िम्मेवारी प्रैक्टिस करानी हो मैं दे इंश्योर करूँगा हिस्ट्री वाली क्लास में। ज़रा मैं सिंक कर लूँ पूरे टीम के साथ एक बार, ठीक है? जो मैं कहूँगा वो मैं करूँगा। कोई कन्फ्यूज़न, हमने कहा ना क्लियर हूँ मैं। चाहे मुझे खुद हाथ से बना के देने पड़े नए सिरे से नोट्स, ठीक है? मैं दूँगा आपको, ठीक? ये भी मैं इंश्योर कर दे रहा हूँ। हर लेवल पे, पीटी के लेवल पे, मेंस के लेवल पे। एक लंबी यात्रा की छोटी-सी शुरुआत है, आपकी तैयारी रूपी यात्रा की, ठीक है? एक लंबी यात्रा की छोटी-सी शुरुआत है ये, आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। आप एक बार क्वालीफाई कर जाएँगे, उसके बाद का जीवन, उसके पहले का जीवन। संघर्ष के बिना मज़ा नहीं आता है लाइफ़ में। जीवन बहुत स्मूथ चलेगा तो आप बताने किसी कुछ बता ही नहीं पाएँगे किसी को। जब संघर्ष होते हैं, उतार-चढ़ाव होते हैं, हम लोग के जीवन में बहुत सारे हैं, ठीक है? सर को हमने देखा बहुत सारे किस्से, इनसे भी खूब बात होती है खान सर से, तो हाँ भाई, किस्से होते तो ये है तैयारी। मैं आपको डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में बताऊँ, एक जैसे मैं क्या चाहता हूँ कि पहले एक ऐसे सिंपल सा एक इमेज बने किसी चीज़ का। जैसे हमने कल कहा ना कि आपने बेशक तैयारी पहले से की हो, ना की हो, बट एक बात आपके दिमाग में हमने बैठाया कि पीटी में आपको 55 क्वेश्चन सही करने हैं, मेबी आप जानते हो, मेबी आप नहीं जानते। मैं दोनों मान के चल रहा हूँ, कोई बात नहीं। बट रख लो दिमाग में, 750 नंबर बहुत अच्छा नंबर होता है ना मेंस में, बट 800 सवा 800 आ जाए, तो इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती, रख लो दिमाग में। दिमाग में किसी कोने में चलने दो ना। ये कहने की बात नहीं है, अपने जीवन के अनुभव से मैं कह देता हूँ, कह सकता हूँ, हम जैसा सोचते हैं ना वैसा ही हो जाते हैं। बड़े-बड़े थिंकरों ने, विवेकानंद ने, तमाम पहले के थिंकरों ने ये बात कही है। विवेकानंद कहते हैं ना कि कोई एक बार आप लक्ष्य निर्धारित कर लो और दिन-रात उसके पीछे आप एक कर दो। जब कभी आप बैठो, अपने आप से बात करो और उस लक्ष्य के ऊपर थॉट्स नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब आपके समर्पण की कमी। विवेकानंद कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने आप से बात करनी चाहिए, वरना दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान से मुलाकात करने से वो वंचित रह जाता है। ये सब बातें केवल किताबी नहीं है। जब मैं पढ़ता था, जैसे आपकी उम्र में था, तो मुझे भी किताबी लगती थी। अब जो जीवन की यात्रा और आपके हमारे बीच में जो गैप है, वो हमने महसूस किया है। जैसे हमने एक बात कही कि मैं बहुत क्लियर हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। नो कन्फ्यूजन। ये बहुत पॉइंट ऑफ टॉक नहीं होना चाहिए इस बिंदु पे, ठीक है? मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, है ना? बट इस समय सामान्य अध्ययन में, पर अब यहाँ हूँ तो यहाँ हूँ, मतलब अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसमें। मतलब बहुत विनम्रतापूर्वक मैं ये बात कह रहा हूँ, यहाँ जिसको भी आप समझते होंगे कोचिंग, सभी के यहाँ मैसेज इस मोबाइल में पड़े हुए हैं। हर की पहली पसंद मैं हूँ इस समय, फर्स्ट चॉइस हूँ मैं इस समय। हर कोई जानते हैं एग्ज़ाम को लेके जो मेरी मारक क्षमता है, क्योंकि मकसद वही है ना हमारा, ठीक है? मेरा मकसद वही है, ठीक है? तो ये कोई कन्फ्यूज़न नहीं है मुझे, नथिंग।
इसलिए ये सब चीज़ें हटा दीजिएगा आप। हम एक फ्लो में चलेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे। तो कल वाले आंकड़े तो आप ध्यान में रखिएगा नंबर 1, सकारात्मक रहना है। टॉपिक पाने के पहले 1-2 काम-काम की बातें और बैठा दूँ। हर कोई सीखता है। आप 10वीं में आए तो डिफ़िकल्ट लगता था ना आपको, बट 11वीं क्लास में 10वीं तो थोड़ा आसान ही लगा होगा आपको। यस? ऐसे ही आप कॉलेज में जब होंगे या 12वीं में जब होंगे, आपको लगा होगा काफ़ी चुनौती है, फिर आगे बढ़ते हैं। ज़्यादातर बच्चों को अटेम्प्ट निकल जाने के बाद लगता है कि ये मेरा हो सकता है। बस एक बार उसको तोड़ना है उस चक्र को। आप तो काफ़ी कुछ सीख जाएँगे आने वाले समय में। हम लोग क्यों कहते हैं कि भई इसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, पर्सनैलिटी के क्या-क्या ट्रेट्स होते हैं। 9वीं क्लास में भी बहुत सारी बातें आपसे होंगी, ठीक है। हम सीखेंगे इसमें हम, है ना? बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे इसमें, क्लास के साथ-साथ। बट डिफ़िकल्टी लेवल की वैसे एकदम लेमैन की भाषा में मैं मान के चल रहा हूँ कि हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है ना? जैसे यदि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं और आपने जो ग्रेजुएशन में 3 साल मेहनत करी, जैसे आप मान लो पहले साल आपके 4 पेपर हो, किसी स्ट्रीम से हों आप, अगले साल आपके 4 पेपर हो, ठीक है? तो पहले साल 4 पेपर, 6 पेपर, 8 पेपर, आप आज आपने 1 पेपर दिया, फिर 2 दिन बाद फिर आपने 1 पेपर दिया। थोड़ा याद करोगे ना कितना आपको एफर्ट लगाना पड़ा पास करने में। आप बस इतना समझ लो कि वैसा-वैसा 2-3 ग्रेजुएशन आपको 7 दिन में जाकर लिख के आना है। ठीक है? मतलब जस्ट क्योंकि मैं कैसे आपको बताऊँ कि डिफिकल्टीज़ लेवल, बस आप ये समझ लो कि वो 7 दिन में मैनेज करना है। यदि वो 70 दिन हो जाए तो बहुत लोग मैनेज कर ले उसको, क्योंकि जो कलेक्टर का पद होता है ना, बड़ी ज़िम्मेवारी वाला पद होता है। लाखों की आबादी होती है वहाँ, हज़ारों कर्मचारी ऑफ़िसर्स होते हैं, सैकड़ों योजनाएँ होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की। 25-50 छुटभैया नेता, ठेकेदार, ठीक है ना? चंपक टाइप के लोग से लेकर के रोज़ 15-20 स्टेट मिनिस्टर, 10-5 केंद्रीय मंत्री, कभी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से भी बात करनी पड़ती है। ये बात पहुँच रही है ना सभी लोगों तक? सामान्य पद नहीं होता, तो कैसे जज करेंगे वो? हमें लगता है हिस्ट्री डायरेक्ट थोड़ी काम आना है, कोई सोसाइटी या पॉलिटी कोई डायरेक्ट थोड़ी काम आता है। जब आप इसको मैनेज करने निकलेंगे ना, तो एक मैनेज होगा, दूसरा आपके हाथ से छूटेगा, दूसरा मैनेज होगा, तीसरा आपके हाथ से छूटेगा। तो धीरे-धीरे इसको मैनेज करना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको मैनेज करना बहुत इम्पोर्टेंट है, वरना पढ़ने वालों की कमी नहीं है, परफॉर्मेंस में कन्वर्ट नहीं कर पाते। क्योंकि अब आपके बैच मेरे से शुरू हो रहा है, तो मैं चाहूँगा कि वो सारा स्किल धीरे-धीरे मैं आपसे शेयर करूँ कि कैसे हमें मैनेज करना है। बात समझने की है, समझेंगे ज़रूर आप गलती करके। हम लोग के अनुभवों से समझ लेंगे तो आपके लिए भी बहुत आनंद का विषय है। सीरियस है तो आप सीखेंगे ही सीखेंगे। मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, ये यूनिवर्सल रास्ता है। पीछे मैं बताऊँ, कम से कम पिछली बार हिंदी माध्यम की बात करूँ तो बहुत सारे बच्चे, एक यूपी का बजरंग यादव है, बहुत ख़ास स्टूडेंट रहा है हमारा वो, ठीक है? प्रॉपर गाइड किया हमने उसको। अब शशि शेखर है, 240वीं रैंक आई है उसकी भी, बजरंग की भी रैंक है, और ठीक है, बहुत सारे हैं, मतलब एक नितिन करके है, जतिन अभी इस बार इंटरव्यू दे रहा है, विकास गुप्ता है, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। गौरव का भी एक गौरव त्रिपाठी करके वो भी पढ़ाया हमसे, ठीक है, बट वो इनडायरेक्ट ऑफलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह में था। ये सब डायरेक्ट टच में भी थे, अभी बहुत सारे लोग इंटरव्यू दे रहे हैं। इसलिए हमने कहा ना कि हमारा चिन्हित है, ऑडियंस मेरा बहुत क्लियर है, ठीक है, मेरा ऑडियंस बहुत क्लियर है कि मतलब मैं आऊँगा तो बात ऐसे ही पढ़ाई की होगी। ऐसा नहीं कि बहुत गंभीर क्लास होगा, हम हल्के-फुल्के अंदाज में मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है ना? अब खान सर की तरह नहीं, बट वो ठीक है, अपनी जगह है, सर का अपना एक अलग ऑरा है, कोई शक नहीं, उसी ऑरे में मैं भी यहाँ हूँ, इस मंच पे हूँ, ठीक है? इसमें कोई शक नहीं कि कम से कम 6-7 महीने सर ने कई बार हम लोग मिले और बातचीत हुई, कोई शक नहीं, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं। बहुत सारे टीचर लाइन, "सर मुझे दे दो", क्योंकि मेरा क्लियर है, मैं क्लियर हूँ कि मुझे क्या करना कराना है। सर को भी लगा होगा कि हाँ, क्लैरिटी है तो नहीं लाते हैं इनको, ठीक है भाई। बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यार, बहुत सम्मान दिया है सर ने मुझे 6-7 महीनों में, ये तो चलो एक छोटी-सी बात है, कल हम लोग मिले थे। डिफ़िकल्टी लेवल की मैं आपसे बात कर रहा था। डिफ़िकल्टी लेवल मन में रखना, अच्छा इतना मैनेज करना इम्पोर्टेंट है। वो अभी आप देखना शुरू करोगे आप। पहला क्लास लगेगा, अरे क्या था आज, तो वाली बात ऐसे याद होगी। दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, 20वीं तक आते-आते मैं पूछूँगा, "सर दूसरी क्लास में क्या था जी?" "अरे! कहाँ चला गया?" "तीसरे में क्या था जी?"
केवल मॉडर्न थोड़ी है, फिर एंशिएंट है, मेडिवल है, वर्ल्ड है, पूरा हिस्ट्री, फिर इसके बाद पूरा ज्योग्राफी, फिर पूरा सोसाइटी, एक साथ 3 घंटे में ले जाके आपको परफॉर्म करना वहां मेंस में। सेकेंड सिटिंग में पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर, फिर 6 घंटे में। जो हमने शुरू की बात, आप दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब भरोसा रखिए इस बात का कि ठीक है, बहुत जबरदस्त वाला पेनिट्रेटिंग एबिलिटी है मेरे अंदर, ठीक है, इन सब चीजों को रीड करने का, समझने का। बहुत पढ़ने की नहीं। हम किस एक चीज को तय करें जिसको हम बार बार पढ़ें। आप इसको ऐसे समझिए, जैसे मैं अपना अनुभव शेयर करूं, कभी किचन में पहली बार जब स्टूडेंट लाइफ में था या ड्यू में पढ़ते थे, खाना बनाने की नौबत आई फर्स्ट टाइम, तो कैसे आटा गूंथेंगे या कैसे मसाला डालेंगे, सब्जी, तमाम समस्या थी। धीरे धीरे एक ऐसा अनुभव हो गया कि जब जैसे मन करता था वैसे सब्जी दाल बन जाते थे, खिचड़ी बन जाती। आप एक सोर्स केवल तय करना है, इतनी बार पढ़ लें कि उसका सैकड़ों बार हम उपयोग करना सीख जाएं। हम 100 चीजों को पढ़ लें और एक जगह उपयोग नहीं कर पाए, ठीक है। एक हमने बताया डिफिकल्टी लेवल, दूसरा मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है सोर्स को आइडेंटिफाई करना। कल जैसे मॉडर्न इंडिया की क्लास अभी हम लोग शुरू करेंगे, और कल हम लोग की बात हो रही थी, है ना। बस एक बार रुकूंगा, अपने ऑनलाइन बच्चों को भी, प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग मेरी तरफ से, ठीक है ना। थोड़ा सा वो अभी ऑफलाइन को मैं बात कर रहा हूँ, बट आप पूरी पूरी उसी तरह से कनेक्टेड हैं एकदम, और मुझे ध्यान है, बहुत लंबा अनुभव है मुझे ऑनलाइन भी पढ़ाने का, ठीक है। कम से कम पिछले 6 साल में एटलीस्ट 36-37 बैच हमने पढ़ाए हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन हाइब्रिड बैच, ठीक है। एक दो बैच नहीं पढ़ाए हमने, है ना। तो आप बस रिलैक्स रहिएगा, मैं क्वेश्चंस वगैरह के सिस्टम भी बनाऊंगा अभी, आप क्वेश्चंस क्या जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, सब कुछ एक डिसिप्लिन वे में लेके चलेंगे हम लोग, बिना सीखे नहीं जाना। और इतनी क्वेरीज मैंने झेली है ना बच्चों की, मतलब झेली इन द सेंस की आई है कि मुझे भी पता है कि बच्चों को क्या क्या बातें बताएं, ठीक, तो वो सब क्लियर है ना। तो तभी अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी बहुत स्वागत है आपका आज वाली क्लास में, है ना, ठीक है। आज बस थोड़ा होल्ड किया हुआ है हमने, क्योंकि आज जरा बात करें, कल जो बात करना था मैं कर नहीं पाया था बहुत सारी बात, तो मैं जरा एक बार बात रखूं। कोई भी ना पात्र पहले तैयार होता है, ठीक है, तब हम उसमें कुछ भी चीज डालते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि आप मतलब वो इशू ही नहीं है, तो कोई टॉपिक पे बात करना, मैं आपको एश्योर करता हूँ, 8 घंटे 7 घंटे 6 घंटे भी क्लास लेता हूँ बहुत आराम से, आपको भी पता नहीं चलेगा। थोड़ा बहुत ब्रेक क्लासेस चलती रहती हैं, टाइम पे ही कोर्स लूंगा, जो मैं कमिट करूंगा इतने घंटे में उतने घंटे में मैं करा देता हूँ। बहुत मेटाकुलस हूँ मैं अपने प्लान को लेकर के, ठीक है। इसलिए आप वरीड मत रहिएगा थोड़ा सा। अब चूंकि आपकी यात्रा की शुरुआत हो रही है, आप एक बड़े उसके लिए जा रहे हैं, कि जीवन बदलने वाली घटना है, बस मैं इतना जानता हूँ, ठीक है, कि आप कुछ कुछ बातों को जब मैं कहूँ, जैसे हमने कहा कि आप अच्छे भाव से अपना बीजारोपण करिए, आप अच्छे भाव रखेंगे ना, आपको फर्क पड़ना है, बहुत जरूरी है। क्योंकि किताबी ज्ञान तो हम प्रोवाइड कर देंगे आपको, करंट की चीजें भी बता देंगे आपको, बट पर्सनालिटी के ट्रेड के साथ हम लड़ते हैं, पर्सनालिटी के ट्रेड के साथ हम जाते हैं एग्जाम में। सब कुछ छन करके कलेक्टर को निकाला जाता है, बनाया जाता है, एसपी को बनाया जाता है, ठीक है, छोटी मोटी जिम्मेवारी नहीं है। जिले का सीएम होता है कलेक्टर, कलेक्टर क्या होता है, जिले का, हाँ, एक राज्य का सीएम होता है, एक देश का सीएम होते हैं, पीएम कह लो, सीएम कह लो, मतलब, ठीक है, और एक जिले का सीएम होता है। तो ये छोटी मोटी जिम्मेवारी नहीं है। आप जस्ट इमेजिन करिएगा, रोज 12-15 मंत्री कॉल करेंगे ही करेंगे, उस जिले के 10-5 विधायक सांसद फोन करेंगे ही करेंगे, आप 10-20 पत्रकार आपसे बात करेंगे ही करेंगे, 2-4 केंद्रीय मंत्री, आप अनुमान करिए आप, ठीक है, कितनी बड़ी जिम्मेवारी होगी। अब उतने बड़े आप 500 700 800 करोड़ आपको एक साल में खर्च करने पड़ेंगे, तमाम योजनाएं, छोटी मोटी बात नहीं होने जा रही है। ये सब जरिया होता है टेस्ट करने का, ठीक है, ये सब जरिया होता है टेस्ट करने का। मैं आपको बताऊंगा, हम गांधी जी पढ़ते, गांधी जी थोड़ी वहां पे कोई समस्या होती, तो समस्या तो आप सॉल्व करना है, ठीक है। गांधी जी कहाँ से आ जाएंगे हम निकल करके राजघाट से, ठीक है, मुन्ना भाई की तरह है, ठीक है।
बापू बोलने का, ऐसा थोड़ी होने वाला है। ऐसा नहीं होने वाला है। आप तब के निकलते हैं। ठीक है, आप तो वो प्रोसेस है, तो थोड़ा पात्र तैयार हो, कुछ कुछ बातों को समझ लीजिए आप। कल भी अपने ऑनलाइन बच्चों से भी बात कर रहे थे, सुबह एक इलेक्शन के साथ सेशन था, आज तो हम लोग मिक्स हैं हम लोग अभी, ठीक है। तो हमने अब डिफिकल्टी लेवल की आपसे बात की, अच्छे भाव की आपसे हमने बात की, अब आपसे सोर्स की बात कर रहे थे। समझ में आ रही बात सभी ना? मैं पॉइंटेड हूँ, मैं क्या क्या आपसे बात कर रहा हूँ, क्लियर हूँ, ठीक है। हमने कहा देखो अब सोर्स में क्या होता है, कल हम लोग बात कर रहे थे सपोज स्पेक्ट्रम की भी बात आई, इट्स गुड, बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं, कुछ भी गलत, ठीक। मैंने कहा बिपिन चंद्रा की किताब, वो भी बहुत अच्छी बात है। मे बी आपने कभी किसी टीचर या किसी संस्था का किसी का नोट्स आपने एक्सेस किया हो, दैट्स गुड, ठीक है। मैंने कहा मैं भी आपको एक नोट्स प्रोवाइड करूंगा, मैंने कमिट किया तो करूंगा मैं उसको, दैट्स ठीक है। अभी क्या हो गया, फिर एक क्लास नोट्स हो गया, 5 सोर्स हो गए, 4 सोर्स हो गए, कहानी बिगड़ गई। मान लीजिए मुझे आपकी जीवनी, सपोज दैट आप उस पे हैं कि आपकी जीवनी लिखी जा रही है या आपके बारे में बताया जा रहा है, मैंने लिखा, इन्होंने लिखा, इन्होंने लिखा, 80-90% बातें कॉमन होती हैं, 10% में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है विश्लेषण देखने के लिए। अब एक ही चीज को हम एक जगह से 5 बार पढ़ते तो वो 90% बातें हमें याद हो जाएगी, अब वही एक चीज को हम 5 जगह से पढ़ते तो हम फंस जाते हैं, बुद्धिजीवियों के जाल में हम उलझ जाते हैं। किसी को अपना किताब बेचना है, किसी को अपना नोट्स बेचना है, ठीक है। आपका करियर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ग्राहक नहीं बनना है। गांधी जी ने जो दक्षिण अफ्रीका में किया सो किया, क्या बिपिन चंद्रा लिखेंगे, क्या सुबह सरकार लिखेंगे, क्या ज्ञान पांडे लिखेंगे, क्या आर एल शुक्ला लिखेंगे, क्या बील ग्लोवर लिखेंगे, जो किया सो किया। विश्लेषण का नजरिया अलग हो सकता है। तो इसीलिए कल हमने कहा था कि सारे सोर्स में सो के, अब मैं सोर्स क्लियर कर दूं मॉडर्न इंडिया का, एक बार सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद भी पूछने की नौबत आती है, ठीक। जो पूछना है अभी पूछिएगा, अभी से फर्म रहना है अपने डिसीजन पे। हमने कल साफ साफ कहा आपको कि जब हम तैयारी अभी शुरू करेंगे तो जो क्लास नोट्स मैं आपको लिखाऊंगा, है ना, जो क्लास नोट्स मैं आपको लिखाने जा रहा हूं, अभी एक आंकड़ा ऐसे बना लीजिएगा कि प्रारंभिक परीक्षा में आपको ये 90% हेल्प करेगा, ठीक। और रिटन एग्जाम में हमने कल आपको एक सब बहुत कॉन्फिडेंस से और हुस्न हवास में यूज किया था कि 110% हेल्प करेगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 1010% यूज करेगा उसे। जब मैंने एक बात कह दी आपको कि मेरा क्लास नोट्स ही सब कुछ है, अब बच्चा क्या करेगा, बाकी 10% क्या होगा? सोच का अंतर है, एटीट्यूड का अंतर है। आप थोड़ा योग्य हो जाइए, मतलब आप जब 4 अटेम्प्ट थे तो चारों पीटी निकाला। कभी जब धर्मेंद्र सर इस क्लास में आएंगे तो कभी हमारे सीनियर बने, कभी पूछिएगा तो सुजीत सर पीटी के पहले क्या करते थे, वो आपको बताएंगे मेरे घर के नीचे पार्क में क्रिकेट खेलता था और लंबे लंबे सिक्स मारा करता था, ठीक है। वो बताएंगे, सीनियर रहे हमारी यूनिवर्सिटी में, कभी पूछिएगा। पीटी तो बस 4 में एक सही है, ठीक है, सही कैसे नहीं करेंगे हम, ये तो बस जोश और मेहनत और डायरेक्शन की बात होती है। केवल ईमानदारी से पूछिएगा, सुजीत सर ने कहा था आपसे बात करने, मैं जिन बिहार कैडर का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पहले बैच के हमारे स्टूडेंट जो भी बात हमने की, दो दो IRS जॉब कम से रैंक पे चले गए, पहला बैच यहाँ से शुरू हुआ था हमारा, 2008 में सिलेक्शन हुआ था, प्रॉपर 7 में पढ़ाना मैंने शुरू किया था, 2007 ऑप्शनल, ठीक है। जब हमने कहा तो आप दिमाग में आप पहले ये बैठा लीजिए ना कि मुझे करना है। अभी मैं आपको पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, प्रारंभिक परीक्षा के पहले आपका मॉडर्न कंप्लीट हो जाएगा। मॉडर्न इंडिया में जो सवाल आप सॉल्व नहीं करेंगे वो स्पेक्ट्रम से भी सॉल्व नहीं होगा, ठीक। दूसरी किताबों से किस्मत है, कभी किसी का कुछ सॉल्व ऐसे हो गया, किस्मत पे नहीं चलता है एग्जाम, जब उसी से सॉल्व होना है तो फिर मेरा क्या काम? पढ़ लीजिए, मुझे एक लाइन कहना था मुझे, मेरी बात समझ में आ रही सभी को? नहीं लग रहा, यस, यस,
यस, आप लोग राज्यसभा वाले तो नहीं है ना? थोड़ा बहुत कनेक्ट करेंगे हम लोग। तो अच्छी किताब है, मैं कभी डिनाई नहीं कर रहा हूं। आप समझिए कि आपको कंज्यूमर बनना है या स्मार्ट, ठीक है, आप किसी के पास है तो रखिए। तो फिर मैं सोर्स क्लियर करता हूं, आपका सोर्स ये है। पीटी की हमने बात की, सितंबर महीने में मेंस होंगे, मैं तो पढ़ा चुका हूं। ठीक है, मैं तो पढ़ा चुका हूं ना आपको। सितंबर महीने में मेंस होने हैं ना, हमने कहा 110%। नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा किसी से। ठीक है, पहली बार तो नहीं पढ़ा रहा हूं। हिस्ट्री चूंकि एक स्टैटिक विषय है ना, तो हमें पता है कैसे लेके चलना है इसे। अब आप इसको 100 बार पढ़िए या 100 किताब से पढ़िए, ये अब आपका कॉल होगा। अब ऐसा नहीं कि अंतिम है, कुछ कुछ बातें मुझे सजेस्ट करनी है, टॉपिक वाइज कैसे तैयारी करें। और यदि आपका बेस में ही हम भटक गए ना, जैसे आप एकदम क्लियर रहिए अपने बेस में, तो फिर कैसे हम लड़ाई लड़ेंगे फिर हम। अभी तो आपने देखा ही नहीं चुनौती क्या होनी है, पूरे हिस्ट्री के साथ आपको कैसे, जैसे हमने कहा अब बताओ कोई टॉपिक में पढ़ा देता हूँ, ठीक है। ये तो आपसे अपेक्षा कर रही है यूपीएससी, मुझसे थोड़ी अपेक्षा कर रही है। आपको उस लेवल पे जाना है। जब बाइक को, कार को एक गियर में चलाना सीखते हैं तो दूसरे में भी सीखते हैं, तीसरे में भी सीखते हैं, चौथे में भी सीखते हैं और पांचवें में भी आ जाता है। बैलेंस करना, चलाना सीख लीजिए, आप दौड़ाना सीख जाएंगे। आप आपसे अपेक्षा कर रही है, आप बोलेंगे हाँ कुछ भी मैं करूंगा। आपसे अपेक्षा, मैं एग्जाम में पीटी में कोई सवाल मैं सॉल्व करूंगा, मेंस में कोई सवाल, आपसे अपेक्षा है। कल हमने कहा था स्किल ट्रांसफर करने हैं, इसलिए हमने कहा था हिस्ट्री में क्या नहीं पढ़ना है बहुत इंपॉर्टेंट है। सोर्स अभी क्लियर है, क्लास नोट्स टॉप प्रायोरिटी पे होगी। मैं जो भी पढ़ाऊंगा आखिरी के 15 मिनट में यहां आपको याद करा के, रिवीजन करा के भेजूंगा। आप अलग ही लीग में आ जाएंगे 5-7 क्लास के अंदर। राइटिंग पे भी बहुत अच्छी बात होगी आपसे, हर छोटी बड़ी बारीकी बात। मैं कहता हूँ देखो 3 घंटे में 4,000 शब्द लिखने हैं, 150 शब्द वाले होते हैं, 250 शब्द वाले होते हैं, एक के लिए 7 मिनट समय मिलता है, एक के लिए 10 मिनट समय मिलता है। 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर आपको इधर प्लान करने हैं, 7 मिनट में उधर इतने में प्लान करने हैं, आपको क्वेश्चन एनालाइज करना, तो क्या समझ में आना है भाई। मैं उस लेवल पे तो आपको लाऊं ना थोड़ा सा, जब मैं आपसे बात करूं। आपको मैं दे दूं ना कि ये 20 सवाल है, तब भी 4,000 शब्द नहीं लिख पाएंगे 3 घंटे में। आप याद करके आइए और देख लीजिए। इससे ब्लड आता था जब मैं प्रैक्टिस करता था। ठीक, मैं राइटिंग वाइटिंग में भी इतना रहा हूं और इतने राइटिंग करवाए हैं, उस मोमेंटम में भी लाऊंगा मैं आपको, उस मोमेंटम में भी लाऊंगा आपको मैं। मेरी बात पहुंच पा रही है ना आप लोगों तक? हाँ, ठीक है। यस, थैंक यू, है ना। तो उस मोमेंटम में भी आपको लाऊंगा। तो सोर्स एकदम क्लियर हमारा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट थोड़ा धीरे धीरे हम चीजों को, हम 4-5 क्लास में काफी सारी चीजें कम्युनिकेट हो जाएंगी आप तक। बट अभी हमने क्या कहा, पहली शर्त है चीजें याद हो। ठीक, मान लो जैसे मैं क्रिकेट कभी स्टूडेंट लाइफ में खेलता रहा हूँ, कोई प्लेयर नहीं रहा हूँ, मैं गली मोहल्ले वाला रहा हूँ, ठीक है। मतलब कुछ कुछ शॉट्स वगैरह, थोड़ा हाइट अच्छी थी, ठीक थी, और शॉर्ट ठीक से बैट पे आने पे बॉल लंबी यात्रा कर लेती थी, ठीक है। जाता था बॉल, जाते ही रहता था, मतलब ठीक है। ऐसा क्रिकेट खेल लेता था मैं कभी। अब पुरानी बात हो गई है। मैं 2-3 शॉट मारता हूँ, वो भी ठीक से ना मार पाऊँ। सारे शॉट्स मुझे नहीं आते थे क्रिकेट, वही थे भाई। हमने पढ़ लिया टॉपिक नंबर 1, उसमें से कोई शॉट नहीं लगा पाए तो फिर पढ़ा क्या। लड़ाई इस बात की है, लड़ाई इस बात की है कि जब हम प्लान करके पढ़ते हैं तो वो मिस नहीं होना चाहिए हमारा। आप खुद सोचो ना, जब चीजें याद हैं तब तो ऑब्जेक्टिव में कॉन्फिडेंस बूम होगा आपका। चीजें याद है तब तो मीन्स में राइटिंग की तरफ जाओगे। क्या राइटिंग की तरफ जाओगे आप? हम पहले 1 घंटा में लिखें, लिखना शुरू करें, 2 घंटा में लिखें क्वेश्चन, फिर 1 घंटा में, फिर आधा घंटा, 15 मिनट, हमें लाना तो 7-10 मिनट में है। रातों रात थोड़ी हो जाएगा। कोई चीज आपने लाइफ में सीखा हो, एक बार में सीखा है क्या? नहीं। मैं आपको बता दूं, बहुत सिंपल बैकग्राउंड से हूँ। 12th तक समझ लो कि पिक्चर जरूर 12वीं फेल बनी है, ठीक है, बट 12वीं तक हमने
ईमानदारी से 12 मिनट भी पढ़ाई नहीं की है। थर्ड डिवीजन के बाद केवल सेकंड डिवीजन मुश्किल से मैं होता था। बस वही 15-20 दिन पढ़ता था एग्जाम के पहले। खेलने का ऐसा नशा था, बट एक बार दिल्ली विश्वविद्यालय में आया, थ्रू आउट 3-4 साल तक मैं ग्रेजुएशन, पीजी में भी, चूंकि पढ़ने की एक ललक पैदा हो गई, आईपीएस बनने का पता नहीं कहाँ से जुनून आ गया। और तब के बाद जो किताब और मेरा रिश्ता नाता छूटा नहीं है, मैं चल ही रहा है। हर अच्छे-अच्छे, बहुत अच्छे-अच्छे आर्थिक बैकग्राउंड से, एजुकेशनल बैकग्राउंड से बच्चों को देखा है, सामान्य बच्चों को देखा है। मुझे याद है मैं 2015-16 में एक बार मैं बनारस में क्लास ले रहा था, 76 बच्चे थे बीटेक और एमटेक के आईटी, स्पेशल बैच था, मॉडर्न पे ही क्लास थी। पता नहीं, मतलब एम्स के बच्चों को भी हमने पढ़ाया, सफदरजंग के बच्चों को भी पढ़ाया, डीयू के बच्चों को, अपने इलाहाबाद, पटना, भोपाल, राजस्थान, बहुत सारे बच्चों को हर लेवल पे पढ़ाया हमने। देखा हर तरह के बच्चे क्वालिफाई करते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में एक जुबली हॉल है, आप में से कोई कभी सुनेगा तो जो यहाँ के टॉपर्स होते हैं उनको वो हॉस्टल मिलता है। 1.5-2 साल मुझे भी रहने का उसमें मौका मिला, मैं भी रहा हूँ उसमें। एक समय हमारे हॉस्टल से बस जाया करती थी मसूरी ज्वाइन करने, मैं खुद उसका विटनेस हूँ। ठीक है? हमारे हॉस्टल से बस जाया करती थी मसूरी, मैं विटनेस हूँ उसका। सीनियर जाते थे, हम लोग विश करते थे उनको, मतलब कि हम भी जाएंगे, लोग हमारे जूनियर हमें विश करेंगे। पुरानी बात है, अब उसमें नहीं। शुरू में बहुत खोया रहता था कि मेरा क्यों नहीं हुआ, अब वो सब बात बहुत पीछे छूट। पॉइंट ये कह रहा हूँ कि मैं हर बैकग्राउंड का स्टूडेंट्स कर सकता है, केवल डिपेंड करता है कि उसकी संकल्प शक्ति, उसका डिजायर कैसा है, कितना मजबूत है। और मार्गदर्शन, क्या कोचिंग नहीं करने वाले क्वालिफाई नहीं करते हैं क्या? सब कोचिंग में आके क्वालिफाई करते हैं क्या? ये तो शुक्रिया है खान सर का कि भाई कम फीस को लेकर के, और मैंने खुद देखा है, देखो आप बहुत आराम का जीवन जी सकते हैं। उन्हें कोई जरूरत नहीं कि सुजीत सर आप आइए और हमारे यहाँ पढ़ाइए और हमसे 10 बार बात करें। उस मुकाम पे हैं, उन्हें इतनी भी जरूरत नहीं है। हमने देखा टीम के बहुत सारे शिक्षक मिल रहे हैं, सबसे यही निवेदन कर रहे हैं, सर पढ़ाना है, ठीक से गाइड करना है, सर मैं जो कर सकता हूँ। मतलब ऐसे देखा जाए लोकप्रियता में, आर्थिक स्थिति में, तमाम गवर्नर, मंत्री, मुख्यमंत्री सब उनको, मतलब उन्हें कोई जरूरत नहीं है आके बात करने की। बड़ा विजन मैंने महसूस किया कि नहीं, कुछ करना है यार। बच्चे ठगे जाते हैं, बच्चे ऐसे होते हैं, जिनको जो जो जैसे जैसे लगा, वो बहुत ऐसा थोड़ी कि बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, अच्छा ये टीचर है इनको भी ले आओ, आप बताइए आपको क्या सुविधा चाहिए, ये टीचर है, इनको भी ले आओ। क्या पीछे में एक जोरदार तालियों से स्वागत नहीं हो सकता सर के पीछे में एक बार? ठीक है, क्लैपिंग है सर। मैं जानता हूं इस बात को कि बहुत सारे कोचिंग ने फीस कट कर दी है, मैं जानता हूं। ठीक है, बहुत सारे, क्यों? बच्चों के लिए, बच्चे अच्छा करें। 70 या उससे ज्यादा सिलेक्शन पहले बैच, बीपीसी के बैच से सिलेक्शन हुआ अभी बिहार में। तो रुकते 5-7 दिन, अभी आते मिलते भी आपसे भी, आपको जाना पड़ेगा उनको शाना का। इस बार बातें लंबी, तो जब एक विजन देखा उन्हें, मैं तो ये सोच रहा था क्या पढ़ी है इस भाई, पैसे, लोकप्रियता, कोई जरूरत ही नहीं, मुझसे क्यों बात, मुझे कौन ढूंढना, खोजना, पूछना, क्या किसके लिए? बड़े कॉज के लिए जब इंसान जीने लगते हैं ना, सुबह 7 बजे से लेकर के कल रात के 11-12 बजे तक 4 घंटे 3 घंटे की क्लास ली, फिर एक ऑनलाइन बैच पे हमारे साथ है जो हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं, फिर आगे, मतलब वो जो एनर्जी क्या ड्राइव कर रही है, क्या सुविधाएं नहीं है उनके पास ले सकते हैं। थोड़ा एक भाव भी रखिएगा अंदर से कि भाई आपके लिए भी बहुत लोग सोच रहे हैं, तब आप, आसान नहीं है यार। मुखर्जी नगर में कोचिंग रन कराना बहुत खर्चे हैं, वो बहुत परेशान है बड़ी जगह को लेकर के। मिल जाता तो बच्चों को हम पढ़ाते हैं हम लोग एक साथ, बहुत मुश्किल है। मैं जब उनके बिहार में सोचता हूँ, क्या ठीक है, अपने लिए सोचता हूँ, मैं कहा यार जब ये इतनी बड़ी ठीक है यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं तो कुछ आहुति मैं भी डालूं उसमें। मतलब मैं इतिहास पढ़ाता हूँ, इतिहास से सीखता हूँ, इसका ये मतलब नहीं कल फिर कोई इतिहास बने, पता चला उसमें मेरा कोई अंशदान रहा ही नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं, इतिहास सीखने के लिए होता है, हम लोग ऐसा नहीं केवल पढ़ते रहते हैं। तो जस्ट हम ये बात शेयर कर रहे हैं कि ये मौका है तो छोटा बात नहीं है। आप सबको गिले शिकवे से बाहर एकदम निकल के, आप कहीं दिक्कत नहीं होनी है। हर टीचर अपने अपने फील्ड के बहुत पके हुए अनुभवी हैं।
आप उनकी बात को सुन के इंप्लीमेंट कर देंगे, आप बाजी मार लेंगे, आप कहीं दिक्कत नहीं है। फोर्स क्लियर, नो कंफ्यूजन। हाँ, अब जिसको भी लगता है कि स्पेक्ट्रम पढ़ रखा है वो चेंज नहीं करेगा, मेरी बात सुन पा रहे हैं सभी लोग? जिसने पढ़ रखा है वो चेंज, जिसने कभी कभी पहले इतिहास पर ही किसी से पढ़ रखा है चीजें, उसको कई बार क्या होता है, चीजें हम रट जाते हैं। रटने का मतलब होता है हम उसका इमेज नहीं बना पाते, जब भी पूछो हम बता देते हैं। भारत का नेपोलियन कौन था? तो समुद्रगुप्त। ठीक, एक बच्चा दिल्ली विश्वविद्यालय में हिस्ट्री ग्रेजुएशन में राइटिंग कर रहा था, समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में पूछा। मेरे कई जूनियर जो यहाँ लेक्चरर हैं, मेरे बैचमेट भी हैं, प्रोफेसर हैं, ठीक है, तो मुझसे बता रहा था, राजधानी कॉलेज का स्टूडेंट है, कि सर समुद्रगुप्त, एक बच्चा जानते हैं क्या इंट्रोडक्शन में लिखा है? क्या लिखा है? तो लिखा है सर, समुद्रगुप्त जो था गुप्त रूप से समुद्र पर शासन करता था। ठीक है सर, वो घोड़े पर चढ़कर समुद्र में जाया करता था। यार देखो, सोचो कि 2 लाइन भी पढ़ लिया होता तो ये यही बच्चा सब यूपीएससी, इसको 2-4 पॉइंट पता होता, 4 को ये 16 बना देता है। मैं तो ये देखता हूँ, ये नहीं देखता कि उसने क्या लिखा, मैं तो ये देखता कि बुद्धि चलती है इसके यार, काला अक्षर को केवल उतारने का काम नहीं करता है, इस एग्जाम में बुद्धि वाला यूज करना सीखना है हमें। मेरी बात समझ पा रहे हैं? हंसा मैं भी वहां पे, बोले देखो 4 भी बात ध्यान था तो 16 पॉइंट बना देता नहीं एग्जाम की राइटिंग में। हमें बुद्धि वाले स्टूडेंट तैयार कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को जो आपने पढ़ा है, कुछ भी आपको याद है, कोई गलत नहीं पढ़ाने वाला है। देखिए, टीचर के बारे में, किसी के बारे में कुछ भी बात नहीं करने वाला हूं मैं, कोई गलत नहीं पढ़ाएगा आपको, सब ठीक पढ़ाएगा। यदि आपको चीजें याद हैं तो उसको रहने दीजिएगा, उसको टाइम टाइम रिवाइज करते रहिएगा। मेरी बात सुन पा रहे हैं ना सभी लोग? ये बात भी, क्योंकि सोर्स को चेंज करने के पक्ष में मैं नहीं हूं, नॉट इन द फेवर। अब जिसने नहीं पढ़ा वो अब रुक जाए, स्पेक्ट्रम खरीदा, रहने दीजिए घर में, मैं गाइड करूंगा कि आप देख लीजिए। यहां कह दिया, इसका ये मतलब नहीं, किसी किसी चैप्टर में मैं गाइड करूंगा कि ये चैप्टर यहां विपिन चंद्रा से पढ़ लीजिए, आप इस चैप्टर से क्लास में पढ़ने के पहले पढ़ के आ जाइए आप, मैं गाइड करूंगा। ये 90 और 110% केवल नहीं, बल्कि साथ में कुछ सुझाव भी रहेंगे जो आपको अमल करवाऊंगा मैं। क्लियर ना? तो सेकेंड सोर्स को इंपॉर्टेंस वो आपका कॉल होगा हिस्ट्री में। इस बैच में हिस्ट्री की पूरी जिम्मेवारी मेरी है। बहुत सारे और भी टीचर हैं बहुत, बट इस बैच में पूरी जिम्मेवारी मेरी है। एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड, पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है, टोटल की टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है इस बैच में। ठीक है, तो आप इसको लेकर रिलैक्स रहिएगा। हर जगह नोट्स हमने कह दिया आपको, तो सोर्स क्लियर कर दिया। तो सोर्स क्या होगा आपका मॉडर्न इंडिया में? क्लास नोट्स। जब याद हो जाए, जैसे क्या होता है कि बच्चा मजबूत हो गया, जाओ तुम किसी से लड़के आओ, पेंसिल लेने की बात नहीं है। लड़ने का मतलब शास्त्रार्थ नहीं करना। आप कोई किताब पढ़ेंगे ना, वापस भटक के घर पे आ जाएंगे। मैं कला बता रहा हूं, कैसे तैयारी की यात्रा में आपको आगे बढ़ना है। टीचर जो कराए उसको पहले, जो टीचर, मतलब मैं कुछ भी बता रहा हूं, उसके पीछे सैकड़ों हजारों घंटों का अनुभव है। आपके लिए वो काला अक्षर में पूरा पिक्चर है, मेरे लिए वो। क्लास की शुरुआत होगी, हम सब मिलकर देखेंगे अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को कैसे गुलाम बनाया, और अंग्रेजों को भगाने में भी हम साथ साथ रहेंगे। तो आप क्या करेंगे उसके बाद, जब आपका बेस, अच्छा ये सब केवल मॉडर्न इंडिया का नहीं बता रहा हूं मैं आपको, ये जनरल बात कर रहा हूं मैं आपसे। किसी भी विषय में जो टीचर ने बताया उसे आप आत्मसात करिए, समझिए, रटिए, थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा। उसके बाद जो सजेशन दिया जा रहा है, आप चाहे तो पढ़िए, चाहे बेस बस आपका नहीं हिलना चाहिए, धीरे धीरे आप एक मजबूत तस्वीर बन जाएगी आप। ठीक, तो हमने सोर्स को क्लियर कर दिया कि सोर्स आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है, एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। हमने एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल पे बात की, नंबर 1। हमने कहा अच्छे भाव से शुरू करिए, नंबर 2। हर तरह के बच्चों को हमने देखा है, सर चाहेंगे कभी भी कोई भी, जैसे सर जिनकी बात कर रहे थे, सब लोग जब अवेलेबल होंगे आ जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप, मतलब मेरे लिए इतना भी फर्क नहीं पड़ता, मैं तो चाहूंगा आप में से अधिक से अधिक मंच पे आइए और अनुभव शेयर करिए। आप में से हर एक को बनना है।
सर के प्रति ये कृतज्ञता मैं भी ज्ञापित करता हूँ, आपने भी ज्ञापन किया हमने कि भाई मतलब बहुत बाय हार्ट कि वो जो एफर्ट आसान नहीं है यहाँ का सिस्टम मैं भी देख रहा हूँ। मैं भी किसी बड़े सिस्टम का ही मतलब ठीक है पार्ट रहा हूँ बहुत लंबे समय से। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ क्या सिस्टम है ना? चीज़ें अवेलेबल होती हैं तो मुश्किल होता है और सोच के ऊपर मैंने आपसे बात की। ये गाँठ बाँध लीजिएगा, आगे के बाद इतने टीचर आ रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। देखो, छोटी-सी एक बात और अभी कि सब लोग पीछे हमने कल ऑनलाइन क्लास में तो किया ही था, प्लेन पेपर रखिएगा कॉपी सभी लोग। सबने रखा ही हुआ, बहुत अच्छी बात है। प्लेन कॉपी रखिएगा। जब भी कोई एक टॉपिक कंप्लीट हो, तो 3-4 पेज छोड़ दिया करिएगा, ताकि हमें कुछ कभी फ्यूचर में एडिशन करना पड़ता है। जब आप टॉप भी करेंगे ना, तो कई बार सैटिस्फाई नहीं होंगे आप। हम चीज़ों को एक जगह रखें, एक जगह से पढ़ें, ज़रूरी होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ठीक? थोड़ा बहुत लिखने के दौरान चौथाई हिस्सा भी छोड़ सकते हैं तो छोड़िएगा, या कॉपी में छूटा हुआ तो बहुत अच्छी बात। और अभी क्लास हम लोग जब शुरू कर रहे हैं, टॉपिक पे बातचीत शुरू कर देंगे आपसे हम। तो जब हम टॉपिक पे अब आ जाएँगे, आपसे बातचीत शुरू हो जाएगी। कोई भी चीज़ आपको पूछना हो, ठीक है? वैसे तो टॉपिक एंड करूँगा तो कोई बहुत ऐसा भी नहीं कि मैं पूछ नहीं सकता हूँ, तो डायरेक्ट पूछ सकता हूँ। अभी चीट वाला सिस्टम मत रखिएगा आप अभी। पीछे-पीछे हाथ आ रहा है, फिर सबका हाथ मैं देखने लगता हूँ, ठीक है? आप बस वहाँ क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए, तुरंत वहाँ लिखिए आपको क्या पूछना है। हमने कहा ना क्लास के बाद मैं अवेलेबल हूँ, यहाँ पे आसानी से। ऑनलाइन बच्चों की भी जो क्वेरी आएँगी हमारी टीम के पास आएँगी, क्वेरी मुझे दिया जाएगा, संभव हुआ तो आज, संभव हुआ तो कल, किसी न किसी रूप में मैं उसका सिस्टम बना लूँगा कि मुझे कैसे एड्रेस करना है। जो चीज़ आपको पूछना है, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, क्लास के बाद मैं यहाँ हूँ, रहूँगा। हर एक बच्चा पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं है बहुत। हमने कहा कि पहले सहज हो जाते हैं हम लोग, कल भी सहज थे, आज भी, कि भई मैं ही हूँ। अच्छा, मज़ेदार बात और क्या है कि सबसे बड़ा सिलेबस हिस्ट्री का ही है। सबसे ज़्यादा मैं ही दिखूँगा आपको क्लास में। तो ये भी देख लीजिए मुझे आप, ठीक है ना? ऐसे ही मिलूँगा, और कभी थकने वाली कोई बात नहीं है। आराम से बात करेंगे, सीखेंगे, हम सीखने आए हैं। एक घर जैसा ही एनवायरनमेंट, बस थोड़ा फॉर्मल। क्लास में आप सब डिसिप्लिन हैं ही, जब खान सर की क्लास है तो मुझे क्या कहना, उनके रूल रेगुलेशन से आप वाकिफ़ हैं ही। कोई भी तरह का तू-तू मैं-मैं कभी क्लास में नहीं होना चाहिए। बड़प्पन ये होता है कि हम एक अच्छे से आएँ, क्लास में बैठें, एक-दूसरे का ध्यान रखें, पढ़ने पे ध्यान दें। किसी भी तरह की हल्की बात नहीं होनी चाहिए, आप बहुत बड़े पद के लिए जा रहे हैं। और डिसिप्लिन पूरा हो, एक बार बैठ गए हैं तो बैठ गए हैं। कोई मेडिकल इमरजेंसी हो तो बात अलग है, वरना जब तक क्लास चलेगी। अभी 2 घंटे की बात कही गई, ठंड के कारण थोड़ा-सा लेट भी चल रहा है क्लास। जब ढाई घंटे की क्लास चलेगी तो यहीं क्लास में बैठे-बैठे 5-7 मिनट में ब्रेक आपको, मतलब ऑफ़िशियल ब्रेक नहीं होगा। मैं भी थोड़ा ब्रेक लेता हूँ, लगातार ढाई घंटे नहीं पढ़ाता हूँ मैं। डेढ़ घंटे, पौने 2 घंटे पे मैं 5-7 मिनट के लिए मैं यहीं बैठ जाऊँगा, थोड़ा बहुत कुछ मैं भी रिलैक्स, चाय-वाय। आप भी चाहें तो बात-वात रिवीजन कर सकते हैं अपना उस समय। ठीक है, कुछ पूछना चाहे तो मुझसे पूछ भी सकते हैं उस समय। ठीक है, वैसा टाइप का एक ब्रेक रहेगा जब ढाई घंटे की क्लास चलेगी। मैसेज क्लियर है ना सभी को? और आपको लगता है कुछ चीज़ें जैसे कहाँ का कुछ-कुछ आपको बातें समझनी है, तो वो सब आप घर पे लिख कर के लाके पहले ही यहाँ दे दीजिए आप। यहाँ रख दीजिए आप। मैं उसे देख लूँगा, ज़रूरत के हिसाब से मैं उसे एड्रेस करता चला जाऊँगा। क्लियर ना? लूँगा सारा क्वेश्चन। ये बात भी हो गई, डिसिप्लिन की बात भी आपसे हो गई। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। क्लास की शुरुआत देखो, अभी मैं इतिहास क्या है छोड़ो, काल विभाजन क्या है सब छोड़ो, सब ऐसे छोड़ देते हैं, सब बात कर लेंगे आपसे। क्लास की शुरुआत हम आधुनिक भारत से करने जा रहे हैं, मॉडर्न इंडिया। आप चलते-फिरते बताएँगे, ठीक है? जैसे आप, मैं ऐसे एग्ज़ाम्पल देके बताऊँ, क्लास में बड़ी संख्या में बच्चियाँ बैठी हुई हैं। आज से 100 150 साल पहले, 60-70 साल पहले आप उम्मीद नहीं कर सकते थे कि अपने घरों से दूर आके दिल्ली और इस क्लास में बैठेंगे। बच्चियों की बात करूँ मैं, ठीक, आप उम्मीद नहीं कर सकते थे। तो कहीं न कहीं ये समानता की जो सोच है बहुत तेज़ी से प्रबल हुई, आज़ादी की लड़ाई के दौरान संविधान में महत्व दिया गया और आपको भी अवसर मिला। हम सब जानते हैं भारतीय समाज जाति प्रथा को देखने का अलग-अलग नज़रिया है, बट उसका एक बहुत घिनौना और अमानवीय पक्ष है जाति और जाति में भेद। हम सब जानते हैं।
ये कल्पना से पड़े था, आज से 100-150 साल पहले ऐसी कुछ क्लास होती और सारे बच्चे एक साथ बैठ ये सफल हो पाए हैं तो आधुनिक विचारों के कारण। तो आधुनिक भारत क्यों नाम दिया गया, आप इसको जीने लगेंगे। कुछ भी याद करने की चीज नहीं है, जो याद करने की चीज मैं बताऊंगा। आधुनिक भारत क्यों कहा जाता है इसको, मॉडर्न इंडिया, नॉट ए बिग डील। थोड़ा चलिए साथ साथ, आप बहुत आराम से समझ जाएंगे कि आधुनिक ही क्यों कहते हैं इसको। ठीक है, आप जीने लग जाएंगे इसको आप। हाँ, क्या मैं इसको स्क्रॉल कर सकता हूँ क्या इससे, थोड़ा बहुत, जैसे इससे स्क्रॉल कर सकता हूँ इसको, नहीं कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, है ना, तो आगे पीछे। ठीक है, और ये ऐसे भी साफ, अच्छा ठीक है, मैं इरेजर से कर लेता हूँ इसको। ठीक है, थैंक यू, है ना, ठीक है। तो अब आधुनिक भारत से प्रायः कई बार क्लास की शुरुआत होती है, तो लॉजिकली देखो, एग्जाम लॉजिक बेस हमने कहा 4 को 16 पॉइंट्स बनाना क्यों होती है। संविधान के लगभग किसी भी प्रावधान पे हाथ रख दोगे, ये क्यों, केवल सवाल पूछ लो आप, ये क्यों, उसका उत्तर इतिहास के अलावा कुछ दे ही नहीं सकता कोई। संविधान की इससे छोटी व्याख्या हो ही नहीं सकती, एक लाइन में हमने उत्तर दिया। जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान, कदापि भेदभाव नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अब तक भेदभाव होता है। अवसर की समानता होगी, ठीक है ना, कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, क्यों, सामाजिक रूप से वो पिछड़े हुए हैं। छुआछूत को दंडनीय अपराध अपराध घोषित किया गया अनुच्छेद 17, क्यों, हजारों साल से भारतीय समाज में छुआछूत प्रचलित। ठीक है, टाइटल के आधार पे कोई भेदभाव, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, मतलब है ना, शिक्षा और सीना वगैरह को छोड़ करके, क्यों, समाज में मतलब संविधान ने हर प्रकार के भेदभाव में प्रहार, अभिव्यक्ति की आजादी होगी। मैं इतनी बात कह रहा हूँ, औरंगजेब के समय कह पाता क्या, नहीं, या ऊपर या नीचे से 6-7 इंच छोटा, तुमने बोला कैसे, अभिव्यक्ति की आजादी होगी। क्या चीन में आज हम बोल सकते हैं, नहीं, उत्तर कोरिया में हम बोल सकते हैं, नहीं, अंग्रेजों के समय बोलते तो थे, बहुत हिसाब से बोलते थे। ये सब सीखेंगे, पढ़ेंगे। किसी भी प्रावधान पे आप हाथ रखिएगा ना, क्यों, वो सीख जाएंगे आप। उत्तर कौन देगा, समझ में आ रही बात सभी को। आप सवाल करेंगे, जिस संविधान में आपने सुना होगा ना समानता की बात, तो क्यों, क्योंकि असमानता रही है। कौन बताएगा, इतिहास ही तो बताता है असमानता रही है। संविधान 1950 में प्रभावी हुआ तो पीछे के अनुभवों और भविष्य को देखते हुए प्रभावी हुआ। पीछे का तो सारा अनुभव, हम मॉडर्न इंडिया का ही तो मेन इंपैक्ट है उसके ऊपर। आज हम उदारीकरण 2.0 की बात होती है, वैश्वीकरण की बात होती है, उदारीकरण फर्स्ट की बात होती है जब मनमोहन सिंह और राव मॉडल की बात होती है 91 में। उससे पीछे आएंगे तो सरकारी नियंत्रण की बात होती है, उससे पीछे अंग्रेजों की नीतियों की बात होती है। किसी भी चीज में, इवन आप अर्थव्यवस्था भी पढ़ेंगे आप, आज किसानों पे बात होती है। आजादी के बाद से लेके अब तक भारत की किसी भी सरकार ने किसानों पे कर नहीं लगाया, क्यों, अंग्रेजों ने इतना दोहन किया, इतना दोहन किया कि किसानों के पास कुछ बचा। 15 अगस्त 47 तक भारत पे जिसने भी शासन किया, 6ठी सदी ईसा पूर्व, यानी आज से 2600 साल पहले, लगभग 2600 साल की बात करें, उनकी आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता था किसानों की उपज पर। अंग्रेजों ने उस कदर ला के छोड़ा, हम पढ़ेंगे लैंड रेवेन्यू पॉलिसी में, जमींदारी सिस्टम, रेतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, कैसे ग्रामीण ढांचा चरमरा गया उसमें, एग्रीकल्चर पे क्या इंपैक्ट पड़ा उसका। ठीक है, तो हर इकोनॉमी पढ़ोगे तो उसका एक बहुत अच्छा, लैंड रिफॉर्म कभी सुनोगे आप, तो समस्या पूछोगे ना क्या था, लेबर रिफॉर्म, समस्या क्या थी, पीजेंट रिफॉर्म, समस्या क्या थी। हिस्ट्री क्या करता है, मॉडर्न इंडिया चाहे अनचाहे आपको एक बहुत अच्छा बेस देना शुरू कर देता है। आपको ध्यान नहीं देना है हर चीज पे, पर आप धीरे धीरे इस तरह से मैं लेके चलूंगा, क्योंकि क्लासेस है तो आपको मॉडर्न इंडिया बहुत अच्छा है, एंशिएंट मेडिवल भी आपको देगा, बट मॉडर्न से ज्यादा कोई बेस आपको नहीं देने वाला है, इसलिए हम मॉडर्न से शुरू। नंबर 1, अब
जैसे मॉडर्न इंडिया की बात करें तो अब हम इसमें 1750 से लेकर वर्तमान तक हमने सबसे बड़े सिलेबस वाले हिस्से को पकड़ लिया। ठीक है, यहां से अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आज मान लो हम लोग 2024 में आ गए, तो हम तो वही हैं जो 2023 में थे। गिनती एक शुरू हो गई। ऐसा थोड़ी कि 50 में, 49 में, 48 में, 47 में घटनाएं नहीं होंगी। ठीक है, तो एक फेज माना जाता है, सुविधा के लिए काल मान लिया जाता है। 2014 में प्रधानमंत्री जी आए थे, मोदी जी, तो कोई 4-5 बहुत बड़ी बातें यदि मैं आपसे पूछूं तो आप स्कूल में रहे होंगे, शायद आप बहुत न बता पाए। और अभी मैं पूछूं तो 2-4 बातें आप तुरंत बता देंगे। 370 सब बता सकता है कि हाँ, एक प्रधानमंत्री जी ने काम किया। ठीक है, अयोध्या में राम मंदिर को लेकर एक निर्णय हुआ, मंदिर बनने जा रहा है, बता सकता है। कोई सर्जिकल स्ट्राइक, अभिनंदन के बारे में आपको याद होगा, हमारे एक वायु बहादुर वायु सैनिक थे जो पाकिस्तान की सीमा में चले गए थे, पाकिस्तान को भी उनका नंदन करना पड़ा। अब एक इंटरव्यू में आया था, 9 या 11 मिसाइल तैनात कर दी थी इन्होंने। इमरान खान ने अपने इंटरव्यू में कहा, ठीक है, बात करने की हमने बड़ी कोशिश की, इन्होंने कहा मैं कोई बात ही नहीं करूंगा, सकुशल नहीं आए तो रेडी। ये आपने महसूस किया। बट प्रधानमंत्री जब आए तो बहुत धूमधाम से स्मार्ट सिटी की बात हुई। किसी कोने में आपने सुना होगा, आपको ध्यान नहीं। एक संक्रमण फेज आता है किसी भी चीज में जब हम पढ़ते हैं, इतिहास में भी आता है। जब मैं मॉडर्न इंडिया से शुरू कर रहा हूं तो कुछ पुरानी बातें भी आएंगी। जितनी पुरानी बातें आएंगी, शुरू के 2-4 क्लास में समझाने की जिम्मेवारी मेरी। ठीक, आपको उसके लिए कोई एफर्ट, एग्जाम्पल करेंगे का देके बताया मैंने आपको। समझ में आ रही है बात? पुरानी बातें आती हैं तो कोई बात नहीं, जब हम मेडिवल पढ़ेंगे तो उसको कवर कर लेंगे। ठीक, तो क्यों पढ़ना चाहिए? एक बात, सिलेबस में पुरानी बात है। अब जैसा कि हमने कल भी एक बार सिलेबस की बात की थी, है ना, हमने कल भी एक बार सिलेबस की बात की थी कि थोड़ा सा मैं रख दूं कि मॉडर्न इंडिया को हम 3 हिस्सों में बांट कर पढ़ेंगे, और पहला हिस्सा, पहला टॉपिक अभी हम शुरू करेंगे। आधुनिक भारत को 3 हिस्सों में बांट कर पढ़ेंगे हम। एक होगा हमारा ऐसे कहने के लिए 1750 से 1870, 80, 57, ऐसे नाम मात्र के लिए मान लीजिए, ये चेंज हो जाएगा आपका थॉट से। मॉडर्न इंडिया का इतिहास या तो गुलामी का इतिहास है या आजादी के संघर्ष का इतिहास, या तो उपनिवेशवाद का इतिहास है या राष्ट्रवाद का इतिहास, इन दोनों का इतिहास। हमें दो ही चीज पढ़ना, उपनिवेशवाद यानी अंग्रेजों ने क्या क्या किया, अंग्रेजों को चुनौती, और राष्ट्रवाद यानी भगाने के लिए हमने क्या, दो ही चीज पढ़ना है। इसी में सारे टॉपिक समाहित हो जाते हैं मॉडर्न इंडिया। समझ पा रहे हैं ना सभी लोग मेरी बात? अंग्रेजों ने क्या क्या किया पढ़ना है, हमें तो पढ़ेंगे उसको। ठीक है, एक हिस्सा होता है जो हम क्या अभी कह रहे थे आपसे, मान लो 1870 से 1947, जिसे हम राष्ट्रीय आंदोलन भी कहते हैं, और एक हम मान के चलते हैं 1947 से 91। जब जो हिस्सा पढ़ाऊंगा, जैसे मैं भी ये हिस्सा पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, इसके बारे में थोड़ा परिचय दे दूं। जब मैं ये आऊंगा, इसका परिचय दूंगा। जब मैं इसमें आऊंगा तो बताऊंगा अंग्रेजों की विरासत क्या थी, विरासत चुनौतियां क्या थी उस समय, पार्टीशन में क्या क्या हुआ था, वल्लभ भाई पटेल ने कैसे रियासतों का विलय किया था, राज्यों का पुनर्गठन कैसे चुनौती थी, राजभाषा, राष्ट्रभाषा का समस्या उस समय क्या था, गोवा का विलय कैसे होता, जो जो टॉपिक वहां होंगे तभी मैं आपको बता दूंगा। ठीक, हमने कल एक बात बहुत साफ साफ बताई थी आपको चलते चलते कि देखो, सिलेबस पहला इंपॉर्टेंट बिंदु है, हमें पढ़ना क्या है। हम पहले वाले हिस्से में आ जा रहे हैं, समय अब थोड़ा सा सेव करते हुए हम सीधे पहले वाले हिस्से में आ जा रहे हैं। यस, क्लियर सभी को? ठीक, इसमें अब देखते हैं हमें क्या पढ़ना है एक बार, है ना। अब जो मॉडर्न इंडिया का हमारा पहला टॉपिक होगा, वो टॉपिक है हमारा ब्रिटिश एक्सपेंशन, वो टॉपिक है हमारा ब्रिटिश विस्तार। ठीक है, ये टॉपिक है हमारा ब्रिटिश एक्सपेंशन, विस्तार। छोटी सी जानकारी, मॉडर्न इंडिया 4 तरीके से स्टार्ट किया जाता है पढ़ने के लिए, ये भी सुन लीजिए आप एक बार। हर बात के पीछे एक लॉजिक होना चाहिए, हम यहां से शुरू कर रहे हैं। ठीक, मॉडर्न इंडिया 4 तरीके से हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा सिस्टम से मैं जरा यूज टू हो जाऊंगा भी, है ना।
ठीक है। एक शुरू होता है कहां से? यूरोपियन के आगमन से। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे यूरोपियन व्यापारिक कंपनियों के बारे में। जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी इंडिया आई थी, वास्को डी गामा ने भारत को खोजा, पुर्तगाली आए, ठीक है, नाम सुना होगा ना ये सब थोड़ा बहुत, अंग्रेज, फ्रांसीसी। अंग्रेजों ने भारत पे कब्जा किया, तो अंग्रेज आ कैसे गए भारत में, क्यों आए थे, ये तो जानते हैं ना, पढ़ना होता है, इतना तो सुने में गुलाम थे हम। एक यूरोपियन के आगमन से शुरुआत होती है। इसमें समस्या क्या होती है? 1498 में वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत आने वाला पहला यूरोपियन पुर्तगाली था। अब ये 1500 ईस्वी, हम 1750 शुरू करने जा रहे हैं, तो लगभग 250 साल से यूरोपियन बैठे हुए हैं भारत में। यदि हम यहां शुरू करें तो कर सकते हैं, तो बहुत सारी मध्यकालीन बातें भी करनी पड़ती हैं। मैं इसका केवल रेफरेंस लूंगा, इसको मैं मेडिवल इंडिया में विस्तार से पढ़ाता हूं। क्लियर सभी को ना? विस्तार से मैं कहां पढ़ाता हूं? मेडिवल इंडिया। यहां से भी स्टार्ट होता है, मैं भी शुरू करूंगा, बस केवल एक समझाने के लिए, पिक्चर बनाने के लिए। एक शुरू करने का तरीका होता है मुगलों का पतन। मुगल वंश के बारे में थोड़ा बहुत आपने सुना जरूर होगा। बाबर से लेकर औरंगजेब तक की गिनती महत्वपूर्ण शासक के रूप में होती है, शक्तिशाली शासक। और औरंगजेब से लेकर बहादुर शाह जफर तक कमजोर शासकों के रूप में उनका जिक्र होता है, अयोग्य शासकों के रूप में भी जिक्र होता है। अब जैसे मान लो मुगलों के पतन में मैं कहूं जागीरदारी संकट, यदि जागीरदारी व्यवस्था की आपको समझ नहीं, तो संकट की समझ नहीं, तो फिर रुक करके मुझे बहुत समझाना पड़ता है। मुगल का पतन होने के बाद ही अंग्रेजों को मौका मिला है। चलते फिरते ना कोई भी राजवंश का पतन होता है, उसमें एक बड़ा कारण होता है अयोग्य उत्तराधिकारी। राजवंश छोड़ो, आप किसी खानदान में देखो, 2 पीढ़ी बहुत अच्छी हुई, तीसरी पीढ़ी पता चला कोई बहुत पियक्कर निकल गया है, कोई बहुत शराबी है, कुछ इधर उधर की चीजें हैं, चीजों को तो पता चला वो पीढ़ी खत्म हो जाती है, वो राजवंश कमजोर पड़ गया। ये भी मैं पढ़ाऊंगा, और ये मेंस में भी इंपॉर्टेंट है। ये यूरोपियन का आगमन पीटी और मेंस दोनों में इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, केवल पीटी के हिसाब से पढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी 1599 में बन गई, मर्चेंट एडवेंचर 1600 में कंपनी हो गया, एलिजाबेथ ने 15 वर्षों का चार्टर दे दिया, जेम्स प्रथम ने अनिश्चित काल के लिए चार्टर दे दिया, हॉकिंस पहुंच गया जहांगीर के दरबार में, सूरत में कारखाना बनाने की अनुमति मिल गई, पुर्तगालियों ने विरोध किया, स्वाली का युद्ध हुआ, 13 में बन गया। जस्ट मैं बता देता हूं आपको एग्जाम्पल देकर के, इसको हम लोग इंफॉर्मेशन कहते हैं, फैक्ट्स कहते हैं, तथ्य कहते हैं। 1611 में गोलकुंडा के शासक से अनुमति लेके अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में अपना कारखाना खोल लिया, जब भारत आए थे तो, ठीक है। 13 में सूरत में कारखाना खोला, 23 तक अहमदाबाद, सूरत, भरौच, इन सब इलाकों में कारखाना खुल गया। 51 तक आते आते हुगली, बालासोर में कारखाना खुल गया। 39 में मद्रास उन्हें मिल गया। 62 में दहेज में उन्हें बॉम्बे मिल गया। 68 तक दहेज में उन्हें मिल गया। 98 में सूतानाती, काली काटा, गोविंदपुर। 86 में औरंगजेब से युद्ध हुआ। 1717 में फर्रुख शेर ने फरमान जारी किया। ब्ला 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 ब्ला, बोल दिया हमने 1 मिनट के अंदर सारे फैक्ट। इसी को तथ्य कहते हैं। हमने कहा ये सब चीज कोई बहुत बड़ी बात है, वो भी एग्जाम है, पीटी और मेंस पढ़ेंगे हम दोनों, तरीका मेरा होगा, इसलिए मैं लॉजिक से शुरू कर रहा हूं। यहां से भी शुरू होता है। बहुत लोग आपको ये भी नहीं, अच्छा यही से क्यों शुरू? जब हम पतन की बात करेंगे तो मुगलों की कहानी पता होनी चाहिए हमें, पता नहीं होगी हमें भी, तो हम कंफ्यूज रहेंगे बीच में, इसलिए हम यहां से। अच्छा, मुगलों के पतन के बाद क्या होता है? भारत में क्षेत्रीय राज्य आते हैं। आप सबने कम से कम हैदराबाद का निजाम जरूर सुना होगा, एक नाम, लगभग लोगों ने। अवध के बारे में, अभी भी आप अवध में हैं, मुस्कुराइए। अवध के नवाब की बात होती है, नाम कभी सुना है क्या? अवध के नवाब। बंगाल नहीं भी सुना तो कोई बात नहीं, अभी सुनेंगे आप। क्षेत्रीय राज्य का उतना महत्व नहीं है एग्जाम में कि वहां से हम टॉपिक की शुरुआत करें। चौथा तरीका होता है ब्रिटिश विस्तार। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को कैसे जीतना शुरू, किन किन युद्धों के माध्यम से जीतना शुरू किया। बट अंग्रेजों ने जीतना शुरू किया उसके पहले थोड़ी सी समझ हमें इसके बारे में। ये बात क्लियर सभी को? हमने क्या बताया? मॉडर्न इंडिया की 4 अलग अलग तरीके से शुरुआत हो सकती है, कहीं से भी मैं कर सकता हूं, बट जो पूरा मेरा अनुभव है उस हिसाब से मैं इसको एकदम अलग रखता हूं।
और मैं हमेशा बात करता हूँ ब्रिटिश विस्तार को लेकर, ब्रिटिश एक्सपेंशन को लेकर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो हमारा पहला टॉपिक है मॉडर्न इंडिया में, वो है ब्रिटिश विस्तार। आप लोग थोड़ा बहुत कलम वैसे चलाएंगे, बट प्रॉपर मैं आपको लिख पाऊंगा, जैसे ये लिखना है आपको। ठीक है, ये आपको लिखना है। हमने भी दो बातें बताई, आधुनिक भारत से ही क्यों पढ़ते हैं। आप इसको बता सकता है क्या? आधुनिक भारत से यदि हम शुरू कर रहे हैं तो क्या क्या फायदे होते हैं इसके पढ़ने? कोई स्टूडेंट बताना चाहे, कोई भी बताइए प्लीज। नहीं, उसमें क्या पढ़ना है ये नहीं, हम आधुनिक भारत से पढ़ते हैं तो दूसरे जीएस के पेपर में हमें, हाँ बताइए, वर्तमान भारत को समझने में काफी मदद बैठ जाएगी। हाँ ठीक है, ठीक है, थैंक यू। देखो पेपर 4 में ना आपका एथिक्स है, और एथिक्स के मैक्सिमम थिंकर मॉडर्न इंडिया के हैं। मॉडर्न इंडिया के ना मल्टीपल फायदे होते हैं जब हम शुरू करते हैं। थोड़ा एक और रीजन रहता है, मॉडर्न इंडिया की कुछ कुछ बातें ना पता रहती है सबको। झांसी की रानी कौन नहीं जानता है, सुभाष चंद्र बोस कौन नहीं जानता है, भगत सिंह कौन नहीं जानता है, यहाँ पे बैठा हुआ। परिचय के मोहताज हैं क्या वो? है? वो हैं, इसलिए वो थे, इसलिए हम हैं, आज इतनी बात कर पा रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद, वीर सावरकर, सब कोई हम सब जानते हैं। तो मॉडर्न इंडिया में कुछ ना कुछ जान रहे होते हैं। ठीक? इसमें हमें क्या पढ़ना है ब्रिटिश विस्तार में, जरा एक बार इसका, हम जो चीज पढ़ें उसका क्लियर हो, क्रम क्लियर हो कि हम क्या पढ़ना है। इसमें शुरू करेंगे हम पहले यूरोपियन के आगमन से। बहुत संक्षेप में मैं आपको बस केवल कॉन्सेप्ट लिखाऊंगा, एक भी इंफॉर्मेशन नहीं लिखना है आपको। इंफॉर्मेशन मिडिवल इंडिया में लिखाऊंगा मैं आपको। ठीक, हर बात को नोट करते चलिएगा, दोबारा नहीं कि सर क्या इसमें कब पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। आपके सवाल जो मैं बोलूंगा उसमें कोई क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं मैं आपको, आपके दिमाग में क्या चलने वाला है। ठीक है, यूरोपियन के आगमन से शुरू करूंगा। अंग्रेजी ने किसको जीता, ये सवाल तो उठेगा ना, किसको जीता, कौन कौन से राज्य थे 18वीं सदी में, भारत में कौन कौन से राज्य थे। आज आपसे पूछा जाए भारत में कौन कौन से राज्य हैं, बता सकते हैं ना आप? कौन कौन से राज्य संघ शासित क्षेत्र है? तो आखिर अंग्रेजों ने किन राज्यों को जीता, कौन शासक थे, क्यों वो हार गए, अंग्रेज क्यों जीत गए? बात समझ में आ रही है? दूसरी बात हम यहां शुरू करेंगे, इन राज्यों की ऐसी कौन कौन सी कमजोरियां थी, वीकनेसेस थे, या इसे हम ऐसे कह सकते हैं उस समय की राजनीतिक दशा क्या थी, उस समय का पॉलिटिकल कंडीशन क्या था, जिसका फायदा अंग्रेजों ने उठा लिया। ठीक, कमजोरियां या दशा की बात करें इसमें हम, है ना। ठीक है, कमजोरियां या दशा हमने कर दी। इसके बाद आप में से जो इतिहास पढ़ते होंगे जरूर जानते होंगे, कर्नाटक में 3 युद्ध लड़ा गया था। फैक्चुअली आपको पता होगा, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। उन तीनों के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लेंगे हम यहां से हम, और भारत विजय के क्रम में अंग्रेजों के लिए कैसे महत्व रखता है, हिंदुस्तान को जीतने में इस युद्ध की क्या भूमिका थी। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, हिंदुस्तान को अंग्रेजों ने क्यों जीता, कैसे जीता। हमें पूरी पिक्चर बनानी है, विद इंफॉर्मेशन, विद इंफॉर्मेशन पूरी पिक्चर बनानी है। ठीक है, कोई कहीं ऐसा तो नहीं कनेक्शन में कोई इशू हो रहा मेरे साथ आपको बातचीत करने में, कोई यहां तक बात समझ में आ रही है ना? कर्नाटक उस समय तमिलनाडु वाले क्षेत्र को कहते थे, वहां पे 3 युद्ध हुआ। अब सब मैप ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। मतलब कहने का मतलब, कोई भी टॉपिक शुरू करेंगे ना तो आपको पता होगा इस टॉपिक के अंदर कितनी बातें पढ़नी है। अब केवल पढ़नी है और इसी क्रम में पढ़नी है। पढ़ लिया आपने सही सुर से, आप उसमें से हिलोगे नहीं, आपकी पकड़ बनी रहेगी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है सिलेबस की कैसे पढ़ें। अभी क्या होता है ना, कुछ भी यार शुरू कर दिया, नहीं कुछ भी नहीं, मुझे पता है कि मैं क्या शुरू कर, क्यों शुरू कर रहा हूं। मैं कई तरीके से शुरू कर सकता हूं, इसलिए हमने कहा मैं बहुत क्लियर हूं कि मैं क्या करा रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। एग्जामिनेशन 26 मई इस बार, सितंबर आपका, जब 26 मई जब आप पीटी दे। और चूंकि अब ये क्लास बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, जिसमें पीसीएस एग्जाम को लेकर भी टारगेट होता है, मैं समय रहते रहते बात और प्लानिंग सब शेयर करूंगा।
पिछले क्लास लेक्चर से 32 क्वेश्चन बीपीएससी के लास्ट प्री में आए हैं। मैं क्लेम नहीं कर सकता हूं, क्यों, आयोग के लोग ज्यादा योग्य होते हैं, बट उसका एक रूल है कि हम तैयारी कैसे करें। 80% क्वेश्चन यूपीपीसीएस में भी आ जाते हैं, उसका एक रूल है। आईएएस का अपना एक रूल है, फोकस मार्क जरूर आईएएस है, बट वो सब एग्जाम भी एमपी हो, राजस्थान हो, उन सब के भी काफी अनुभव है। इसलिए आप जस्ट रिलैक्स रहिएगा। पहले एक बार हम लोग फोकस होकर के चलते हैं आगे, पहले टॉपिक पे पकड़ बनाते हैं। उस टॉपिक का बिहार में इस्तेमाल करना, देखेंगे बिहार में कैसे इस्तेमाल। ठीक, कर्नाटक युद्ध, बंगाल विजय हमारा अगला टॉपिक होगा। आप में से बहुत सारे लोग पलासी की लड़ाई के बारे में कभी सुने होंगे जरूर, बक्सर के युद्ध के बारे में, बंगाल में द्वैत शासन के बारे में, ये सब हम पढ़ने जा रहे हैं बंगाल विजय। केवल टॉपिक बता रहा हूं, अंग्रेजों ने बंगाल को जीता, नोट करते चलेंगे आप सभी के सभी, आपको ये पता रहेगा किस क्रम में हम चलने जा रहे हैं। ठीक है, बंगाल विजय के बाद अंग्रेजों ने जब भारत को जीतना शुरू किया तो भारत में उनके बिहाफ में शासन की देखरेख कौन करेगा, तो गवर्नर बनाना शुरू किया। पूरे गवर्नर की एक लिस्ट भी प्रोवाइड करूंगा मैं आपको, बट टोटल 8 से 10 गवर्नर पे ही पकड़ बनानी होती है एग्जाम के लिए। लिस्ट आपके पास होगा कॉन्फिडेंस के लिए, कमांड कितने पे करना है, 8 से 10, स्मार्ट तैयारी करनी है, बहुत पढ़ना है। जब पूरा सिलेबस आपका हो जाए ना, तब आप फ्री कर देना अपने आप को, एग्जाम योग्य हो जाए उसके बाद फ्री कर देना, जो जानना चाहो जानते रहो। पूरा लिस्ट मैं आपको दूंगा, अवेलेबल कराऊंगा मैं, पढ़ना आपको 8-10 ही। जब हम कहते हैं ना कि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को जीता, तो लगभग 100 साल लग गए अंग्रेजों को हिंदुस्तान जीतने में, और बहुत सारे गवर्नर थे उसमें। बट जब टॉप 3 की बात होती है ना, तो डलहौजी, जिसने सबसे ज्यादा भूभाग का विलय किया। नंबर 2 वेलेस्ली, सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपेंशन इन इंडिया, और फाउंडर क्लाइव। जब बंगाल विजय कर्नाटक युद्ध पढ़ेंगे तो यहां बार बार क्लाइव का नाम आएगा। क्लाइव कौन थे, अंग्रेजों के गवर्नर थे। ये सब बताऊंगा, गवर्नर कैसे बनते थे, ब्रिटेन में क्या सिस्टम था, बट गवर्नर का कार्यकाल, गवर्नर को कैसे हटाया जाता था, राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री इंपॉर्टेंट होता है ना कि गवर्नर इंपॉर्टेंट होता है, उस गवर्नर की भूमिका क्या है भारतीय समाज में, क्लाइव कितने भाई बहन थे, वो कब क्लर्क थे, उनके पिता भी नौकरी करते थे, ये ठीक है जानता हूं मैं भी, उसका एग्जाम से क्या लेना देना। समझ में आ रही है बात। राज्यपाल कैसे बनते हैं ये इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, ये नहीं क्लाइव ने क्या किया भारत में, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लाइव ने कितना पैसा बनाया, कितने मकान बनाए, कितने बच्चे थे, कितनी पत्नी थी उसकी, कोई इतिहास नहीं है। भूमिका, टॉपिक क्या है, विस्तार, विस्तार में क्लाइव की, ये सेंस होता है पढ़ने का। हिस्ट्री में भी सोशल साइंस कहते हैं इसका, ऐसा नहीं कुछ भी पढ़ना शुरू कर दें और मैं बहुत जानता हूं, वो सब बकवास है। भाई उतना ही जानता हूं जिससे मेरा एग्जाम होगा। यहां हम देखेंगे क्लाइव संस्थापक के रूप में, ये कभी भी क्वेश्चन आ सकता है पीटी मेंस में। चलिए ये सब तो आगे मैं गाइड करूंगा पीटी मेंस आपको, क्योंकि यहीं पे क्लाइव की चर्चा हो जाएगी। तो मैं गवर्नर का एक परिचय आपको करा दूंगा यहाँ पे, गवर्नर को हम कैसे पढ़ते हैं, क्या, गेटिंग द पॉइंट, यस। इसके बाद जब हम आएंगे तो हम लोग बात करेंगे, मैसूर का भी एक राज्य था, और हाँ बिल्कुल करेक्ट, 4 युद्ध हुए थे, हैदर अली और टीपू सुल्तान। सिलेबस में लिखा हुआ है 18वीं सदी के मध्य से वर्तमान तक महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व, मुद्दे, और कुछ नहीं लिखा हुआ है। अब कर्नाटक में भी पढ़ेंगे तो कोई ना कोई राजा है, बंगाल में भी कोई ना कोई राजा है, बट अंग्रेजों ने 18वीं सदी में सबसे खतरनाक शत्रु टीपू सुल्तान को ही माना। तो वहां रुकना पड़ेगा हमें कि क्यों मोस्ट डेंजरस एनिमी के रूप में टीपू को वो याद करते। क्यों, क्योंकि अंग्रेजों की भाषा में ही टीपू अंग्रेजों को जवाब देने की सोच रहा था। बाकी शासक हम देखेंगे क्या क्या कमजोरियों से युक्त थे, टीपू थोड़ा डिफरेंट था, उसके बारे में अलग से बात करनी होगी। मैसूर युद्ध पढ़ेंगे, मैसूर युद्ध जब चौथा युद्ध पढ़ेंगे उसी समय एक वेलेस्ली नामक गवर्नर का जिक्र होगा। कार्यकाल वगैरह तभी बताएंगे आपको हम, फैक्ट्स वैक्ट्स की नहीं चिंता करिए। एक सहायक संधि की नीति को लेकर के जाना जाता है। ठीक,
बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, उस पूरी पॉलिसी की बात करेंगे पीटी और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपेंशन हुआ था इसके समय, वेलेस्ली के समय, ठीक है। वेलेस्ली के बाद हम बात करेंगे आपसे मराठा युद्ध। मराठों के साथ कितने युद्ध हुए थे? 3 युद्ध। कॉन्फिडेंस से, यदि याद हो तो कॉन्फिडेंस से बोलिएगा। जब मैं कहूंगा हाथ उठाओ तो जो हाथ उठाएंगे किसी एक को मैं इनवाइट करूंगा, हर बार चेंज करूंगा, हर क्लास में 5-10 लोगों को मौका दूंगा, सबके बीच में बोलने की आदत डालनी है। चेंज करता रहूंगा मैं, इसमें कोई माइंड नहीं करेगा। सर मुझसे नहीं पूछ रहे, मैं चेंज करता रहूंगा। जो ना बोल पाता हो धीरे धीरे वो लिख के कॉपी में खड़ा होकर बोल देगा। बोलना है सबके सामने। 3 चरण की तैयारी है आपकी। हमने कहा बुनियाद हमें मजबूत रखनी है इसकी, कलेक्टर की जिम्मेवारी ध्यान में रखनी है, उसकी बुनियाद रख रहे हैं। हिस्ट्री उसका एक जरिया है, पार्टिसिपेट करना है आपको मराठों के साथ, ठीक है। इसके बारे में भी परिचय देंगे, मराठों के बारे में जब हम बात करेंगे, ठीक है। तो मराठों के साथ 3 युद्ध होगा, केवल हम पहले टॉपिक की भी बात कर रहे हैं आपसे। इसके बाद हम क्या देखेंगे? उत्तर पश्चिम में साम्राज्य विस्तार। ठीक है, एक्सपेंशन इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, उत्तर पश्चिम में साम्राज्य विस्तार। और यहां पर सिंध विजय की बात होगी, यहां पर पंजाब विजय की बात होगी, यहीं पर आपसे हम अफगानिस्तान, वैसे तो भारत की प्राकृतिक सीमा के बाहर पड़ता है, बट यहां पर हम अफगानिस्तान से भी युद्ध की बात करेंगे आपसे, जरूरी है। तीनों घटनाएं आपस में कनेक्टेड है, इसलिए अफगानिस्तान भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और फिर इसके बाद आपसे हम बात करेंगे डलहौजी एवं साम्राज्य विस्तार। डलहौजी एवं साम्राज्य विस्तार नोट कर लिया आप सभी लोगों ने? तो अब आपको यह पता होगा कि इस टॉपिक के अंदर हम कैसे पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 बिपिन चंद्रा इसी क्रम में लिखा गया है। जिन बच्चों के पास स्पेक्ट्रम है, मैं पढ़ के आने के लिए नहीं कह रहा हूं, बस मैं आपको अतिरिक्त जानकारी दे रहा हूं, पढ़ा तो मैं ही दूंगा सारा। उसमें देखिएगा विस्तार वाला कौन सा टॉपिक है आपका। आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। हमने कहा कि 4-5 दिन आप कोई एक्स्ट्रा एफर्ट मत लगाइए, मेरी बात सुनिए, ठीक। अब इसके बाद जैसे मैं आर्थिक नीति पढ़ाऊंगा तो टॉपिक पहले क्लियर होगा कि आर्थिक नीति में क्या पढ़ना है। 9 टॉपिक है, कोई टॉपिक 10 मिनट का हो सकता है, कोई 5 मिनट का, कोई आधे घंटे का, कोई 1 घंटे का, पढ़ना ही है। तो पहला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं आधुनिक भारत में ब्रिटिश विस्तार। उसका एक खाका मैंने आपको बता दिया, ये आपके सामने है, आप एक बार देख सकते हैं इसको, ठीक है। यूरोपियन का आगमन शुरू करेंगे हम। आखिर ये अंग्रेज क्यों आए, यूरोपियन क्यों आए? आते तो पहले भी थे, यहां से शुरू करने जा रहे हैं। कौन कौन से राज्य थे उस समय भारत में, आखिर अंग्रेजों ने किसको जीता, क्यों जीता, ठीक है। आप उस राज्य के बारे में जाने या ना जाने, 150 जब तो कभी भी लिख देंगे आप, सिस्टम ऐसा बनाऊंगा। क्या ऐसी कमजोरी थी, ठीक है। और फिर ऐसे करके सारी घटनाओं के बारे में 1 बाय 1 में आपको एक्सप्लेन, सब कनेक्टेड है। एक पढ़ेंगे दूसरे को हेल्प करेगा, दूसरा पढ़ेंगे तीसरे को हेल्प करेगा, तीसरा पढ़ेंगे चौथे को हेल्प करेगा, सब कड़ियां जुड़ जाएंगी। जो भी मैं पढ़ाऊंगा यही दोहराऊंगा 15 मिनट, सवाल आपका लूंगा। समझ में आ रही बात सभी को? समझ में आया कि नहीं? खान सर ऐसे ही कुछ बोलते हैं ना, क्या कैसे बोलते हैं वो? नहीं, बात तो अलग है बट कुछ तो बोलते हैं, हैं? ए बबुआ, बकलूल, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो ये टॉपिक होगा हमारा। और भी कुछ कुछ कल बोल रहे थे बच्चों के लिए भी, है ना, ठीक है ना? हाँ, हाँ। तो जैसे तुमको ये सारी बात याद है ना, वैसे हिस्ट्री में भी याद रखनी है। तुमसे ज्यादा पूछूंगा मैं, तुमसे मैं ज्यादा पूछूंगा मैं, ठीक है ना? हर एक बच्चों को याद करा के मैं भेजूंगा, बस आप रिदम में रहिएगा। क्योंकि देखो पढ़ना बहुत है ना, तो हमें चलना पड़ेगा टॉपिक पे ही, ठीक है। बीच बीच में थोड़ा बहुत हम ब्रेक, थोड़ी बहुत बातें करते रहेंगे, बट चलना पड़ेगा। पढ़ना बहुत है, लंबी यात्रा है ये।
ठीक है, और उसी मकसद से आए आप सभी लोग, ठीक है। एक बार मैं जरा पानी पी लेता हूँ 1 सेकंड के लिए, हाँ। अब हम पहले टॉपिक की शुरुआत भी कर रहे हैं, है ना? इसको मैं बोर्ड से हटा रहा हूँ, ठीक है? अब एक छोटी-सी समझ, दुनिया का नक्शा तो सभी ने देखा ही होगा, एटलस पे, गूगल पे, है ना? मोटे-मोटे तौर पे। मैं बराबर ना सिंबॉलिक चीज़ों को मैं ड्रॉ करूँगा, क्योंकि मेरा रिदम ड्रॉ करने से बना रहता है। मतलब मैं उसमें से नहीं हूँ कि अब खोजा नहीं, मतलब सिंपली ड्रॉ करता हूँ और मैं बताता हूँ, ये सिस्टम है मेरा। जहाँ ज़रूरत होगी एक्स्ट्रा मैटर, कंटेंट, मैप, डिज़ाइन सब आपको प्रोवाइड करा दूँगा। सब वो आपके पास रहेगा। क्लास में मैं ऐसे चलता हूँ। अब एग्ज़ाम्पल ऐसे देखिए आप समझने के लिए। मान लीजिए, ठीक है, कि अ, एक वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में ये हमारा भारत का एक हिस्सा है, सपोज़ दैट। एक सिंबॉलिक तौर पे आप मान लीजिए कि ये अफ्रीका है, सिंबॉलिक, ठीक? मान लिया हमने अफ्रीका है, और हमने एक सिंबॉलिक तौर पे मान लिया, ऐसा है नहीं एग्ज़ैक्ट, ये यूरोप है, ठीक है? हम सब जानते हैं यहाँ पुर्तगाल है, स्पेन है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, ऐसे करके। नहीं जानते तो धीरे-धीरे आप जान जाएँगे, अभी पढ़ना भी नहीं है, बट अब बात हम लोग कर रहे हैं ना यूरोपियन भारत क्यों आए? टॉपिक शुरू कर रहे हैं यूरोपियन का आगमन, तो थोड़ी-सी उसकी एक समझ, ठीक है? तो ये जो हिस्सा है हमारा यहाँ पश्चिमी यूरोप का, यहाँ पे ना 15वीं सदी, 16वीं सदी में बहुत सारी हलचल हो रही थी। आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा एक शब्द पुनर्जागरण। बेसिकली वो एक तरह की सोच है, एक तरह की चेतना है, ठीक है? ये अभी नहीं पढ़ना है। विश्व इतिहास में हम बैकग्राउंड के रूप में उसको पढ़ेंगे। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है? रेनेसाँ या पुनर्जागरण, ठीक है? भौगोलिक खोज एक वर्ड आता है, ज्योग्राफिकल डिस्कवरी। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया, पुर्तगाल से वास्को डी गामा पूरे अफ्रीका का चक्कर लगा करके कालीकट आया, ठीक है? अब इससे ठीक पहले यहीं पर कोलंबस था, वो भारत को खोजने निकला था, और कोलंबस जो है अमेरिका पहुंच गया था। स्पेन का कोलंबस था और वो अमेरिका पहुंच गया था, और वहां पहुंच के उसने इंडिया नाम दे दिया था। यही नहीं है, बहुत सारे, रोजर ड्रेक हैं, कारतूस हैं, पिजारो हैं, बहुत सारे मैगलेन हैं, एक्सप्लोरर है, जो आपको नहीं पढ़ना, आपके सिलेबस में नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा था पश्चिम यूरोप में? तो पश्चिम यूरोप एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। पुनर्जागरण है, भौगोलिक खोज है, और एक ये था कि आप जानिएगा कि यूरोप और भारत में व्यापार प्राचीन काल से होता आया। ऐसा नहीं कि पहली बार यूरोप और भारत के बीच संपर्क। प्राचीन काल में भी भारत यूरोप के बीच संपर्क था, मध्य काल में भी भारत यूरोप के बीच संपर्क रहा है। बट पहले व्यापार क्या होता था? स्थल मार्ग, जल मार्ग, ऐसे होते हुए होता था। अभी क्या था? यूरोप में भारत के मसालों और कपड़ों की प्राचीन काल से डिमांड है, लोहे के उपकरण की प्राचीन काल से डिमांड है, मोती की प्राचीन काल से डिमांड है, बहुत डिमांड था, ट्रेड होता रहा। अब बीच में क्या था? तुर्की में बहुत बड़ा साम्राज्य था, उस्मानिया सल्तनत, ऑटोमन एम्पायर। जब वो उसका राइज होता है तुर्की का, उसके व्यापारियों को बहुत फायदा होने लगा, और उसके इटली से बहुत अच्छे संबंध थे, तो इटली के व्यापारियों को खूब फायदा होने लगा। भारत और एशिया से जो व्यापार होता था, इंडोनेशिया, मलेशिया और भारत से यूरोप के बीच, उसका सबसे ज्यादा फायदा यूरोप में या तो इटली वालों को होता था या तुर्की वालों को होता था। तो पुर्तगाल, स्पेन, ब्रिटेन, फ्रांस वाले सब परेशान रहने लगे, हमें कैसे होगा फायदा? अच्छा, उन्हें इस बात की समझ थी कि हम किसी और रास्ते से पहुंच सकते हैं, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, ठीक है? इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, विश्व इतिहास में जब आएंगे हम उसकी बात करेंगे आपसे, हम आधा वहीं का टॉपिक भी है वो। हमें ये जानना है, जब हम पढ़ते हैं यूरोपियन का आगमन, तो समुद्री मार्ग से आगमन की बात, क्लियर सभी को ना?
यूरोपियन का आगमन किससे बात की जाती है? समुद्री मार्ग से। क्यों आ रहे हैं भारत? व्यापार करने आ रहे हैं। खास करके कपड़ों और मसालों की बहुत डिमांड है। ठीक। यूरोप के, अब सोचो, जिस समय हम भारत की बात 1498 1500 की बात करें, सपोज दैट हम भारत में हम बात करें, इस समय हम दिल्ली की बात करें तो इब्राहिम लोदी का शासन है। हम यदि केवल दिल्ली की बात करें, हम बंगाल में अलग मुस्लिम शासकों का शासन है। उड़ीसा में गजपति वंश का शासन है। दक्षिण भारत में 1509 ईस्वी में कृष्णदेव राय का शासन, विजयनगर का शासन है। मतलब ऐसे सुन के आप उड़ा दीजिए कैसे ही, मतलब इसको कुछ रखना नहीं है खोपड़ी में भी। जब उसका टाइम आएगा वो भी खोपड़ी में बैठ जाएगा, आपके खोपड़िया में एक एक बात बैठेगा। ठीक है, जब उसका टाइम आएगा। बट समझना बहुत जरूरी है, कोई भी चीज को बिना समझे हम याद करेंगे तो काला अक्षर रह जाएगा। समझना बहुत जरूरी है। तो भारत में छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था उस समय, जब ये आ रहे हैं यहाँ पे, भारत आ रहे हैं। आपस में सत्ता को लेकर बहुत संघर्ष हो रहा था। मेवाड़ के राणा सांगा अलग ही, मतलब ठीक है, मतलब उनकी वीरता के चर्चे थे। ठीक है, खूब ऐसी कहानी भरी पड़ी है उस दौर के, जब मेडिवल इंडिया आते हैं, क्षेत्र जिस दौर की बात कर, जब ये आ रहे थे, तो भारत में कोई बहुत मजबूत राज्य नहीं था। क्योंकि इनको बेहतर जीवन जीना था तो इन्होंने नौसेना पर ध्यान देना शुरू किया। तो एशिया और अफ्रीका की तुलना में इनकी नौसेना उन्नत हो गई। अब मुट्ठी भर पुर्तगाली हैं, अंग्रेज है, कहीं जा रहे हैं, कैसे लड़ेंगे वो? तो इन्होंने अपने मेहनत योग्यता के दम पे बंदूक तोप का विकास कर लिया। भाई, एक व्यक्ति, ठीक है, वो पिक्चर आई ना, एनिमल वाली पिक्चर एक तो आई है, मतलब वो एक खास तरह का जो देखा था, उसमें उसने हथियार बनाया था, अर्जन वर्जन करके गाना जो चलता है, ठीक है ना, मतलब उसके आसपास। तो भाई एक व्यक्ति भारी पड़ गया पूरी सेना पे। आपने पिक्चर नहीं देखी तो कोई बात नहीं, मतलब आप सनी देओल को तो सुना ही हुआ कभी ना कभी। सनी देओल को कभी कोई पिक्चर देखी भी होगी आपने उसके, मतलब पाकिस्तान से घूम के वैसे चले आते हैं वो, मतलब कोई रोक नहीं पाता है। हथियार यदि होते हैं तो आप बहुत पावरफुल। यूरोपियन का वर्चस्व का मतलब है दुनिया पे, अभी भी यूरोपियन के वर्चस्व का युग है। वर्चस्व के 4 अलग अलग फेज हैं: व्यापारिक वर्चस्व, औद्योगिक वर्चस्व, नौ उपनिवेशवादी चरण और तकनीकी चरण। हम चौथे फेज में इस समय, हम चौथे फेज को जबरदस्त चुनौती मिल रही है चाइना से, भारत से, साउथ ईस्ट एशियन देशों से। ये अलग सेंस में, जब इतिहास एंड होते होते आपको इस तरह की समझ बननी शुरू हो जाएगी। यूरोपियन के वर्चस्व का युग शुरू होता है पूरी दुनिया में। ये केवल भारत नहीं आए थे, ये समुद्री मार्ग से ये अफ्रीका भी गए, ये अमेरिका भी गए, नॉर्थ भी गए, साउथ। सोचो, पूरे साउथ अमेरिका में, ब्राजील को छोड़कर पूरे साउथ अमेरिका पे स्पेन कुंडली मार के बैठ गया था। ब्राजील पुर्तगाल के पास था। नॉर्थ अमेरिका में जबरदस्त लड़ाई हुई अंग्रेजों, फ्रांसीसियों और हॉलैंड, जिसको नीदरलैंड भी कहते हैं। फाइनली अमेरिका और कनाडा पे अंग्रेजों ने बना ली। ये केवल भारत का नहीं, हमें नहीं पता वहां क्या हो रहा है। इधर बाबर काबुल में बैठा हुआ था, भारत में कभी आता था जाता था, आता जाता था, पानीपत में फंसे हुए थे। उधर वो बंदूक, तोप, नौ परिवहन, उन्नत, नई नई चुनौतियां, नई नई खोज, और वो कैसे शासन करेंगे? तो देखो, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, ये बात सच है। जब जरूरत पड़ती है हम भी चीजों को डेवलप करते हैं। ये यूरोप के वर्चस्व का था। यूरोप ने कब्जा करना शुरू किया आर्थिक फायदे के लिए। जब एक देश दूसरे देश पे आर्थिक फायदे के लिए कब्जा कर ले, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, जिस पे कब्जा किया उसे उपनिवेश कहते हैं। ये ग्लोबल लेवल पे चल रहा है। उसी में कड़ी भारत की तरफ भी घूमती है, भारत उसका एक हिस्सा है। मॉडर्न इंडिया विश्व इतिहास के बिना अधूरा रहता है। मॉडर्न इंडिया पर राइटिंग विश्व इतिहास के बिना कभी भी अधूरी रहेगी। जैसे जैसे संदर्भ आएगा वैसे वैसे मैं आपको समझाता चलूंगा, उतना ही अभी समझाऊंगा जितनी जरूरत है। जब आप विश्व इतिहास में हमारे साथ आएंगे तो पिक्चर और बड़े पिक्चर पे खेलेंगे, आप बड़े फलक पे खेलेंगे। तो आप, ये बात तो दिमाग में बैठ रही है ना, समुद्र और हथियार के मामले में ये उन्नत और दुनिया पे कब्जा कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि इनके आपस में भी प्रेम मोहब्बत है, और ऐसा नहीं, सौहार्द है। कौन वर्चस्व स्थापित करेगा, इसमें इनिशिएटर पुर्तगाल थे
ये पूरा का पूरा जो आपका हिंद महासागर का इलाका है, या अरब सागर का इलाका और बंगाल की खाड़ी का इलाका 1500 से 1600 के बीच माना जाता है पुर्तगालियों ने मजबूत खंबा। पुर्तगालियों की मर्जी के बिना ना तो कोई यूरोपियन व्यापार कर सकते थे, ना कोई इंडियन, ना कोई अफ्रीकन, ना ही कोई एशियन। हथियार बंद उनके जहाज गश्त करते रहते थे। टैक्स दिया नहीं दिया, दादागिरी दादागिरी टैक्स क्यों नहीं दिया तुमने, माल जब्त, जहाज को डुबा देंगे। टेक्निकली जब मैं आपको पढ़ाऊंगा उसको कार्टेज सिस्टम कहा जाता है। उनकी एक ब्लू वाटर पॉलिसी थी। जब हम बात करेंगे आपसे यूरोपियन कंपनियों के बारे में फैक्चुअल, ये बात भी समझ में आ रही सभी को। अब यूरोपियन देशों में छटपटाहट शुरू होगी। पुर्तगालियों ने यहाँ क्या था, दक्षिण अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप का इलाका था। पुर्तगाली यहाँ पे कुंडली मार कर ऐसे तुम इधर से जाओगे जी बिना टैक्स दिए। तो यूरोपियन देशों में आपस में टकराव शुरू हो गए। यूरोप में लड़ाई, वर्चस्व के लिए, कभी अमेरिका को लेकर लड़ाई। पुर्तगालियों को शुरुआती चुनौती हॉलैंड से और लगे हाथ ब्रिटेन से मिलनी शुरू हो गई। 1500 से 1600 ये पूरा इलाका पुर्तगालियों के वर्चस्व में था। यूरोपियन की बात करें, उसके पहले नहीं। ये जब बदलाव शुरू हुआ, जब नौसेना उनकी मजबूत होनी शुरू हुई, हथियार मजबूत होनी शुरू, हिलाया किसने 1600 से 1700 के बीच में? अंग्रेजों और हॉलैंड वालों ने। थोड़ा बाद में चल के फ्रांसीसियों की एंट्री हुई। फ्रांस की अलग कहानी है, उसका बुर्बो वंश अलग ही था। लुई 14वां 15वां 16वां उसकी अलग कहानी है, समझ जाएंगे टाइम के हिसाब से उसको भी आप, ठीक है, ऐसे करके। तो अब ये लड़ाई इन 4-5 देशों पे, दुनिया पे वर्चस्व की लड़ाई है। वर्चस्व क्या? जिसका जितना ज्यादा कंट्रोल होगा वो उतने अधिक व्यापार से फायदा, सोना चांदी संग्रह, उसे बुलियन कहा जाता था उस समय, ठीक है। ये इसकी लड़ाई है। तो देखते ही देखते भारत में बहुत सारी यूरोपियन व्यापारी कंपनियां समुद्री मार्ग से भारत में प्रवेश, मोटे तौर पे जैसे मान लो पुर्तगाल आएंगे इसमें, अंग्रेज आएंगे इसमें, हॉलैंड आएंगे इसमें, ठीक है। अभी केवल इतना ही सुनना है आपको, है ना। फ्रांसीसी आएंगे 3-4 आप जान लो। आपने एक लाइन में कह दिया। हर फ्रांसीसी का कंपनी कब बनी? 64 में। पहला कारखाना कब हुआ? 68 में। कहां हुआ? सूरत में। मुख्यालय कहां बनाया? पांडिचेरी 1673 में। मतलब एक एक फैक्ट्स ऐसे रेडी है, वो आपको कुछ नहीं करना है। बट अभी टाइमिंग ठीक नहीं है उसका, है ना, इसलिए हमने समझा दिया। जस्ट रिलैक्स। जैसे मैं पिक्चर बनाना चाहता हूं, मॉडर्न इंडिया चलते फिरते चलना चाहिए आपके साथ, कहानी के रूप में रखिएगा आप। जब मैं आपको समझाऊं कि मेंस की लड़ाई क्या है, ऑब्जेक्टिव एक इंफॉर्मेशन है, वो कोई लड़ाई नहीं होती है, वो हो जाता है। मेंस की समझ जब तक नहीं बनेगी आपको उस तरह से, जब तक समझ, तब तक आप बड़ी लड़ाई के लिए तैयार नहीं होंगे आप। और बहुत जरूरी है अंडरस्टैंडिंग, ठीक। अच्छा, अब ये सब आएंगे भारत में, मान लो पुर्तगाली आ रहे हैं, ठीक है, अंग्रेज आएंगे समुद्री मार्ग से, पहले भी आते रहे। अच्छा, अब ये क्या मकसद क्या है इनका? कपड़ा और मसाला, व्यापार मकसद है। कुछ कुछ और छोटे मोटे मकसद हैं, किसी का शोरा है, किसी का धर्म प्रचार भी है, वो अलग थोड़ा खेल है। 1517 में मार्टिन लूथर आ गया था, प्रोटेस्टेंट आ गया था, फिर लोएला आ गया था, कैथोलिक आ गया था। कैथोलिक का पुर्तगाल में प्रभाव था, तो पुर्तगाल का मिशन था धर्म का प्रसार करना। कुछ छोटे मोटे अलग अलग खेल हैं, वो सब चेंजेस हो रहे हैं दुनिया में, चल रहे हैं वो सब खेल, बट मेजर गोल यही था, ठीक, जो हमने बताया, कपड़े और मसाला। अच्छा, जब यहाँ आएंगे तो यहाँ के लोग अच्छा बोलेंगे, भाई मैं तुम पे कब्जा करूंगा, तो क्या यहाँ के लोगों ने कब्जा कर लो? नहीं ना, वो निवेदन करेंगे, ठीक है यार मुझे एक जगह दे दो, मैं उसके लिए पैसे दे दूंगा तुम्हें। उस जगह को कारखाना कहा जाता है। पुर्तगाली आए तो पहले कालीकट में, तो कालीकट में, फिर कभी कोचीन में, कभी गोवा में, कभी दमन में, कभी दीव में, कभी हुगली में, ऐसे बहुत सारे व्यापारी केंद्र। व्यापार करना है तो 99% कहां रहेंगे? वो तटवर्ती इलाकों में रहेंगे, ठीक है। व्यापारी केंद्र मैक्सिमम कहां होंगे? तटवर्ती इलाकों में। वैसे फ्रांसीसी आएंगे। अच्छा, एक शहर में कई सारे व्यापारी केंद्र है ना, दिल्ली है, बहुत सारी कंपनियां हैं कि नहीं? यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां हैं। मान लो सूरत है, तो वहां अंग्रेजों की भी कंपनी है, पुर्तगालियों की भी कंपनी है, हॉलैंड की भी कंपनी, सबकी कंपनी रहेगी वहां। परमिशन लो, पैसा दो, पैसे दो, ठीक है, और कारोबार करो, यही है। वो तो चीजों को खरीद के बेचेंगे। अब उनको क्या था, वो तुर्की इटली के वर्चस्व को तोड़ना था, नया रास्ता निकाल लिया। इस रास्ते में अब काट नहीं तुर्की के पास,
उस समय तुर्की समझ लो दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति में एक था। 4 शक्तियों का जिक्र होता है मध्य एशिया में। उज्बेक, उस्मानिया, ईरान का सफवी और भारत का मुगल एक दौर रहा है। ये वो दौर है, चारों एक पे एक थे उस दौर में, बट समुद्र में कुछ भी नहीं थे, फिसड्डे। ध्यान ही नहीं दिया इन्होंने, समुद्र पे काम करने पे ध्यान ही नहीं दिया। यहीं से यूरोपियन वर्चस्व का युग शुरू होता है, जो आज तक चला आ रहा है। स्टेप बाय स्टेप इस बात को महसूस करेंगे, ठीक है, आज तक चला आ रहा है। तो ये पूरा खेल, उसी खेल में हम भी हिस्सा बनते हैं। अब ये सब कंपनियां भारत कभी ना कभी कोई आई, व्यापारिक केंद्र होंगे। अच्छा, जब मान लो 10 व्यापारिक केंद्र हैं, तो भाई वो अपना किसी को चौधरी तो बनाएगा ना। पुर्तगाली बोलेगा अच्छा भारत में हमारा चौधरी है, चौधरी कहने का मतलब मुखिया ये, गवर्नर ये, बॉस ये, जो भी नाम दे दो उसको। खान सर ने यहाँ सेंटर डाला है, किसी को अपना हेड तो बनाया ना यहाँ पे, भाई हमारा बॉस ही है दिल्ली में। प्रयागराज में शुरू कर रहे हैं, अच्छा भाई हमारा बॉस ही, ठीक। पटना में है तो पटना के, ऐसे ही चलता रहता है। सिंपल सिंपल सी बात है। तो बॉस सब तय कर लेंगे अपना, बॉस आएंगे जाएंगे, आना जाना लगा रहेगा। ये डिपेंड करता है उस सरकार के ऊपर। केवल कहानी सुननी है आपको। जैसे मान लो पुर्तगाल की कंपनी सरकारी कंपनी थी, जैसे रेलवे भारत सरकार चलाती है, सरकारी कंपनी है एक तरह से, भारत सरकार तय करेगी रेलवे बोर्ड में कौन हो। टाटा निजी कंपनी है, टाटा का अपना तरीका, वो तय करती है कि कौन कौन होंगे। पुर्तगालियों की कंपनी सरकारी कंपनी, फ्रांसीसियों की कंपनी सरकारी कंपनी, सरकार तय करेगी। अब सरकार का क्या जाता है, निर्णय कभी भी विलंब विलंब से होते रहते हैं उसमें। जब आपका पैसा कहीं पे लगता है तो रात की नींद उड़ जाती है। हॉलैंड की कंपनी निजी कंपनी, ब्रिटेन की कंपनी निजी कंपनी, जो भारत व्यापार करने आई है। अच्छा, ये इकलौती कंपनी नहीं है, अफ्रीका से, अमेरिका से, साउथ, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं। जब भारत में पानीपत का युद्ध हो रहा है तो यूरोप में कंपनियों की स्थापना हो रही है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, इंश्योरेंस सेक्टर, बैंकिंग, नेवी। हम चल रहे धर्म का युग, जिहाद का नारा चल रहा है बाबर के द्वारा खानवा के युद्ध में, और वहां कुछ और खेल हो रहा है। ये विकास का अंतर है, धीरे धीरे वो सेटल होते जाएंगे, है ना। तो अपना चौधरी वौधरी यहाँ नियुक्त कर लेंगे। अब उनको क्या होता था भाई, उनका ये था कि यार भारत वाले तो हमसे कुछ खरीदते ही नहीं, हम बाहर से सोना चांदी जो लूट पाट के लाते हैं इन्हें देते हैं और कपड़े में सबके दिमाग में ये बैठा रहेगा कि भारत को जीतना है, और यहाँ के ही पैसे से यहाँ के उत्पादों को, यहाँ के पैसे से यहाँ के उत्पादों को, सबके दिमाग, सब आजमाएंगे। पुर्तगाली ने आजमाया, थोड़ा बहुत गोवा दमन पे कब्जा कर लिया। जिसको जब मौका मिलेगा, बट कब्जा कहां करेंगे, तटवर्ती इलाकों में। क्यों, संख्या नहीं है उनके पास, उनके पास क्या, नौसेना और हथियार, या उनकी राज्य उनको मदद कर रही है। किनारे से आके तोप बंदूक चला सकते हैं, धरती पे ज्यादा लड़ नहीं सकते हैं। हमारे शासकों को क्या करना है, उन्हें भी व्यापार करना है, शांतिपूर्वक व्यापार हो तो उन्हें भी रेवेन्यू मिलेगा, मजबूरी है। यदि उस समय हम अपने आप को मजबूत करते हैं, जैसे शिवाजी ने मजबूत करने की कोशिश किया कुछ शासकों ने, तो कहानी अलग होती, कहानी अलग होती। नहीं, हम अपनी समस्याओं में उलझे रह गए, और वो मजबूत करते चले गए अपने आप, ठीक है। ऐसे करके ये सब कब्जा, एक दौर ऐसा आएगा 1750 तक आते आते, या आप समझ लो 1760 तक आते आते, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा उपनिवेश किसी के होंगे तो अंग्रेजों के। अंग्रेजों का 90 से अधिक देशों पे शासन रहा है उसके अपने स्वर्ण युग में। संख्या में भी कभी गलत हो, बट हमने किसी ऑथेंटिक सोर्स में ही पढ़ा है, मान लेते हैं सही है। कितने देशों पे शासन रहा है, हम अपनी एक तैयारी को लेकर परेशान हो जाते हैं। मुट्ठी भर द्वीपीय देश, 90 से अधिक, आज भी 99% सिस्टम भारत का अंग्रेजों के द्वारा बनाया। जब प्रधानमंत्री कहते हैं गुलामी की मानसिकता को तोड़ेंगे, वो सब अभी मॉडर्न इंडिया में फील करते चले जाओगे आप। पढ़ना है, समझते हुए पढ़ना है। दुनिया को सिस्टम दिया है उन्होंने, अंग्रेजों ने। क्या ऐसी बात थी, एक टॉपिक है विश्व इतिहास में जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्या खास बात थी अंग्रेज। 90 से अधिक देशों पे शासन, मुट्ठी भर लोग,
दैट्स गुड। ऐसे बहुत सारे रीजन हैं, ऐसे बहुत सारे रीजन हैं। दुनिया में उनका वर्चस्व था। अब संजोग ऐसा हुआ जब यूरोपियन भारत आए, तभी बाबर ने कब्जा कर लिया दिल्ली पे। बाबर हुमायूं थोड़ा डावाडोल रहा, बट तब तक उसके आगे योग्य पुत्र था हुमायूं का अकबर। उसने पूरे उत्तर भारत को, विंध्य से उत्तर, बंगाल, टू सम एक्सटेंट बांग्लादेश से लेते हुए काबुल कंधार तक एक मजबूत राज्य बना। इससे पहले के भारत में मजबूत होते हैं, अकबर ने काफी मजबूत कर दिया। दक्षिण भारत में भी बीजापुर, गोलकुंडा, जो भी राज्य थे, बहुत कमजोर नहीं थे। तो जो खेल अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने, स्पेन, पुर्तगालियों ने, ब्राजील, ठीक है, चिली, अर्जेंटीना, कनाडा, अमेरिका में खेला, उस आजादी से उस समय वो भारत में नहीं खेल पाए। एक वो खेल एक चल रहा है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। ऐसा 150-200 वर्षों का एक खेल अमेरिका में हो चुका है। अंग्रेजों ने जब भारत को जीतना शुरू किया, तो उपनिवेश के मामले में स्टूडेंट नहीं थे, बल्कि प्रोफेसर बन चुके थे। 150-200 साल का अनुभव था शासन कैसे किया जाता है। प्रोफेसर थे वो, अपने फील्ड के। वो बड़े परिपक्व होकर भारत में आए थे पूरी ट्रेनिंग के साथ। और अपने उन्हीं अनुभवों के साथ अंग्रेजों ने, चूंकि वर्चस्व था, ताकत थी, नौसेना में 1750 तक कोई चुनौती नहीं दे सकता था। ये उनका अपना विकास था। संजोग ऐसा बैठा, औरंगजेब के बाद मुगल एक पर एक गलती करते चले गए। बहुत सारी गलती, जिसके बारे में कुछ कुछ बात मैं अभी करूंगा, क्योंकि रेफरेंस तो लेना पड़ेगा पीछे का। में मुगल वंश का बहुत तेजी से पतन शुरू हो गया। देखो, हमें मुगल को नहीं समझना। जैसे मान लो कोई पॉलिटिकल पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, उसका केंद्र मजबूत है, प्रांत में भी सब लोग डरते हैं ना। आपने देखा होगा कि 3 प्रांतों में चुनाव हुआ, मुख्यमंत्री का चयन करना था। थोड़ा बहुत अखबारों में आप भी सुनते होंगे, ठीक है। केंद्र मजबूत है तो कैसे चयन हुआ, देखा ना आपने। और भी राष्ट्रीय पार्टी है जिसका केंद्र उतना मजबूत नहीं है, तो कैसे प्रांतीय छत्र उपजे उन्हें आंख। जब तक अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब का खेल चलता रहा, बहुत लोग हिम्मत, जब उनका खेल कमजोर पड़ा, तो उनके अपने अधिकारी, महत्वाकांक्षा सबकी होती है ना कि मैं बॉस बनूं, उनके अपने अधिकारी धीरे धीरे इंडिपेंडेंट, मैं यहाँ का शासक बंगाल का, मैं अवध का, मैं फर्रुखाबाद का, मैं हैदराबाद का, मैं कर्नाटक का। जब मुगलों ने कब्जा किया भारत में, तो ऐसा थोड़ी उनका स्वागत हुआ होगा कि तुम बाहर जाके कब्जा करोगे, स्वागत होगा क्या, आइए आपका इंतजार है। ऐसा नहीं था। राजपूतों से प्रतिरोध हुआ, मराठों से प्रतिरोध हुआ, हुआ प्रतिरोध उनका भी। तो जब तक मुगल शासन करते रहे, 2 तरह का सिस्टम रहा। एक उनका सिस्टम, और एक बार बार उनको विरोध झेलना पड़ा। जब मुगल कमजोर होने शुरू हो गए, तो 2 तरह के भारत में राज्य बनने शुरू हो गए 18वीं सदी में। एक मुगल के अधिकारियों ने मुगलों को कमजोर करके अपना अपना राज्य बनाना शुरू कर दिया, और जो विरोधी थे, इधर कमजोर होते, कभी मराठों ने, कभी जाटों ने, ठीक है, कभी बुंदेलों ने, परिचय दूंगा मैं उनका, बनाना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, ठीक 1750 तक आते आते भारत छोटे छोटे राज्यों में, समझ में आ रही बात। अच्छा, एक बड़ी शक्ति से लड़ना और एक छोटी छोटी शक्ति से लड़ना। यदि पूरे भारत में मुगलों का कब्जा होता और अंग्रेज मुगलों को हरा देते, तो एक ही बार में मुगलों का शासन हो जाता। इतना टॉपिक नहीं ना पढ़ना पड़ता। देखो, अच्छी बात तो नहीं है गुलाम होना है, क्योंकि छोटे छोटे राज्य थे, तो सबको एक ही करके हिलाएगा, तो टॉपिक हमें वैसे ही पढ़ने पड़े। बात समझ में आ रही है ना। मैं पूरे टॉपिक का पहले आपको एक परिचय दे रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप पढ़ें या ना पढ़ें, पढ़ेंगे भी तो आप काल अक्षर पढ़ेंगे। मैं आपको पहले समझा दूं कि टॉपिक क्या है। ठीक है, ये टॉपिक क्या है, पूरा एक अच्छा परिचय मैं आपको दे दूंगा, जिससे आप बेधड़क, किताब पढ़ो या ना पढ़ो, पहले एक परिचय हो जाए आपका। ठीक है, यहां तक तो बात, तस्वीर क्लियर है। तो 18वीं सदी 1750 तक आते आते अंग्रेज सर्वोच्च शक्ति बन गए थे। भारत में सभी यूरोपियन व्यापारिक कंपनियां थी।
मौजूद थी इस समय भी ठीक ठाक, और थोड़ी बहुत आगे पीछे हो रहे थे। इन परिस्थितियों को फ्रांसीसियों ने भी भांपा और अंग्रेजों ने भी भांपा। फ्रांसीसियों ने पहले भांपा। भारत में उसका एक चौधरी था, डुप्ले, गवर्नर कहते थे उसको। ठीक, उसका एक चौधरी था डुप्ले, पांडिचेरी उसका मुख्यालय था, यहीं बैठता था वो। ये कर्नाटक वाला इलाका कहलाता था। ठीक है, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच पहला कर्नाटक युद्ध हुआ, यहां फैसला नहीं हो पाया। युद्ध की शुरुआत यूरोप में हुई और भारत में लड़ने लगे। क्यों? क्योंकि प्रतिस्पर्धा ग्लोबल थी। तुरंत टुपले को रियलाइज हुआ, यहां हैदराबाद का राज्य था, यहां कर्नाटक का राज्य था, यार यहां समस्या है। इनको हम यदि अपनी मर्जी के शासक हम बना देंगे, हम तो इनसे हम पैसा ले सकते हैं, इनसे हम, ठीक है, क्षेत्र ले सकते हैं, इनसे हम रियायती दर पे व्यापार कर सकते हैं। तुरंत डुप्ले ने एक पार्टी को पकड़ा और हैदराबाद में अपनी मर्जी का शासक और कर्नाटक में अपनी मर्जी का शासक। अंग्रेजों को लगा, अरे हम दुनिया में जीत रहे हैं तो ये भगा देगा हमें यहां से। उसी में क्लाइव भी था। अंग्रेजों ने कमर कसी, अंग्रेजों ने फाइट किया दूसरे कर्नाटक युद्ध में। दूसरे कर्नाटक युद्ध का जब एंड हुआ तो यह तय था कि हैदराबाद पर फ्रांसीसियों का अप्रत्यक्ष प्रभाव था और कर्नाटक पर अंग्रेजों का। फैसला भी होना था। अंग्रेजों को पता था फ्रांसीसी, क्योंकि दुनिया को देख रहे हैं ना, ये खतरनाक है, इनको हटाना है रास्ते से। तीसरे युद्ध में फ्रांसीसी को अंग्रेजों ने हटा दिया। जैसे अंग्रेजों को बंगाल में मौका मिला, पलासी की लड़ाई में बंगाल को धर दबोचा 1757 में, उनके मर्जी के शासक शासक थोड़ा छटपटाने लगे, अंग्रेजों ने फिर धर दबोचा बक्सर का युद्ध। थोड़ा समय लिया, अंग्रेजों ने देखा जरूरत नहीं है, 1772 में सीधे शासन शुरू किया, यहां निपटा दिया अंग्रेजों ने। इधर तब तक, जब तक अंग्रेज बंगाल में बिजी थे और कर्नाटक में बिजी थे, इधर हैदर अली बहुत तेजी से मजबूत होता चला जा रहा था और अंग्रेजों के इलाकों में भी प्रभाव का विस्तार कर रहा था। अंग्रेजों को लग गया, यार ये तो फिर दक्षिण से खदेड़ देगा हमें। दो युद्ध हैदर के साथ हुआ, मर गया, उसका बेटा फिर शासक बना टीपू, दो युद्ध उसके साथ हुआ। टीपू बोला, अरे मैं तो कंपनी बनाऊंगा यूरोपियन, मैं तो फ्रांसीसी क्रांति को समझ रहा हूं, मैं तो नौसेना पर ध्यान दूंगा। 22 डॉकयार्ड युद्ध कूद की योजना बनानी शुरू की। अंग्रेजों को समझ में आया कि बाकी को छोड़ो, इसको निपटाओ पहले, ये खतरनाक, अगला फ्रांसीसी यही है। हमारी बुद्धि को जो डिकोड कर लेना, हमारे तरीके को, उसको पकड़ो पहले, बाकी तो सब देख लेंगे हम। तीसरे और चौथे युद्ध में टीपू को निपटा दिया। 1799 में ये कहानी खत्म हो गई। मराठे के साथ 3 युद्ध, 1818 में मराठों की कहानी खत्म हो गई। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश का इलाका, लिखवाऊंगा सब। मैं बस एक छोटा परिचय दे रहा हूं, जो मैं पढ़ने जा रहा हूं उसका इकट्ठे आपको एक परिचय हो जाए, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ताकि आपको पता रहे कि आगे पीछे हम क्या बात करने वाले हैं आपसे। आप पढ़ के आए या ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ना है, तस्वीर सब मैं बना दूंगा आपको, बट जब मैं पढ़ा दूं तो मेरे साथ साथ याद रखना है। एफर्ट 2 तरह के होते हैं, ठीक है, आप जान लगाएंगे तो फिर मैं जान और लगाऊंगा मैं, ठीक है ना, और आप ढीला पड़ जाएंगे तो फिर मैं भी चेयर पे बैठ के लिखो लिखो। हाँ लिखो, कहाँ थे हम, यहाँ थे। इतिहास वाले मास्टर की तरह मैं भी शुरू कर दूंगा, फिर ये आईएएस की तरह मैं बात कर रहा हूँ आपसे। ठीक, तो आप, ठीक है, चलिए। अब जब भारत कहते हैं तो इसको दक्षिण भारत कहते हैं, इसको उत्तर भारत कहते हैं, ये सब समझ तो है ही मोटे तौर पे आपको, ठीक है। ये सब मान लीजिए एक तरह से पाकिस्तान का इलाका हो गया, ये अफगानिस्तान का इलाका हो गया, पाकिस्तान में यहाँ सिंध का इलाका हो जाता है। ऐसे जस्ट सिंबॉलिक ध्यान रखिएगा, किताब में सब मैप वगैरह दिए हुए हैं, सब आप जब शुरू करेंगे आप, आपको दिख जाएगा उस पर, है ना। अब इसके बाद अंग्रेजों की सीमा सिंध से लग गई। अंग्रेजों को लगा कि हम इसको निपटा देंगे ना तो दोनों को घेर लेंगे। अंग्रेज अफगानिस्तान को निपटाने गए, खुद ही निपट गए। प्रथम अफगान युद्ध में 39 से 42 के बीच में अंग्रेजों ने समझौता कर लिया कि भाई अफगानिस्तान छोड़ के हम जा रहे हैं। 16,000 सैनिक लौट रहे थे, अफगानियों ने चुन चुन के मारा, एक को छोड़ा। जाके बता दियो। अंग्रेजों को झटका लगा, सदमा लगा, दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति उसको घुटने पे चला दिया। अंग्रेजों ने सिंध पे कब्जा कर लिया तुरंत। सिंध पहले से कमजोर था 43 में।
1849 में अंग्रेजों ने पंजाब को निपटा दिया। यहाँ रंजीत सिंह की चर्चा करेंगे। अंग्रेजों ने फिर दूसरा अटेम्प्ट लिया, बोला अब बताता हूं मैं तुम्हें। अफगानियों ने फिर वही बात रिपीट। इतिहास अपने आप को दोहराता है कई बार। अफगानियों ने बताया कि ना भाई, गलत कर रहा है तू, ये ना चलेगा भाई, ये ना चोलबू। अफगानियों ने कहा, फिर प्रॉपर धुलाई। अंग्रेज इस बात को समझ गए, अंग्रेज शांत बैठ गए। 1980 में जब यूएसएसआर बहुत बड़ी शक्ति थी, उसे पता नहीं क्या हो, उसने अपनी सेना भेज दी। जब रूसी सैनिक ताबूत में भर भर के जाने लगे तो गोरबाचेव समझ गए। 88 में उसने अपनी सेना बुला ली, भैया नमस्कार। ओसामा बिन लादेन ने बम क्या गिरा दिया अमेरिका पे, अमेरिका ने 2001 में सेना भेज दी। 2020 में अमेरिका ने भी नमस्कार कर लिया। भाई अफगानियों का कहना है, दुनिया में जिसको जिसको भ्रम है कि वो महाशक्ति हैं, आइए हमारी धरती पे, आपका स्वागत है, आपकी एक परीक्षा। इतिहास बस चीजें ऐसे कनेक्ट होंगी ना, आपको पता नहीं चलेगा चीजों को, मतलब अनुभव से सबक नहीं लेंगे तो गलतियों को दोहराएंगे आप। अफगान की सामाजिक संरचना अलग है, धार्मिक समीकरण अलग है, भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं, स्वायत्तता का भाव कूट कूट बढ़ा हुआ है, बहुत सारे मॉडर्न थॉट्स वॉट्स का उतना इम्पैक्ट नहीं रहा है। आपको समझना पड़ेगा जो उसके साथ बिहेव करना है आपको। अलग तेराई ने पूरा का पूरा। ये उत्तर पश्चिम में साम्राज्य विस्तार, ये हमारा टॉपिक है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, जस्ट समझाया हमने कहाँ से, यूरोपियन समुद्री मार्ग से आ रहे हैं। अच्छा, ये जो क्लासेस हैं ये आपको आपके उसके ऐप पे भी जाएगी क्या? जाएगी ना? पहले वाले हिस्से में तो अनुभव केवल हमने शेयर किया, कुछ कुछ बातें गाइड किया। दूसरे वाले हिस्से में टॉपिक पे हम आ गए हैं। जहां से हमने शुरू किया ना, एक दो बार कहानी सुन लीजिएगा, क्या है ये टॉपिक हमारा। आप 6-8 घंटा पढ़ के छोटी छोटी समझ बनाएंगे, आधा घंटा सुन लेंगे ना, एक समझ बन जाएगी आपकी। यस, सोच रहे हैं हमारे बैठे हुए सहयोगी, तो इनको भी मैं बताऊंगा, ठीक है, तो एक समझ बन जाएगी आपको, है ना। तो जब फिर सुन लेंगे ना आप, कहानी क्या क्या चली, कैसे चली, पिक्चर बनेगा, आप कर लीजिए। क्योंकि हर टॉपिक पे हमें लिखना है, अब वन बाई वन लिखना शुरू करेंगे, ठीक है, जितनी जितनी जरूरत होगी। एक बार अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको, तथ्यों का चयन मैं कैसे करता हूं। हिस्ट्री में सबसे ज्यादा आप परेशान होंगे तथ्यों के चयन को लेकर के, हम क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। सिंपल लॉजिक है, मैं अच्छे से समझा दूंगा आपको एक बार। दोबारा जब मैं कह रहा हूं अच्छे से, आप उससे मैं जो पूछना हो पूछिएगा, दोबारा गलती को रिपीट करेंगे आप तो मैं फिर एक इमेज बनाने लग चाहिए बच्चा जो है भी। जब हमने सोर्स की बात साफ साफ कर दी 90-110% तो बात खत्म हो गई। छोटा सा एक ट्रेलर आपके सामने रख दिया है, आप ये जान लीजिए भारतीय इतिहास के डिफिकल्ट टॉपिक में एक है जिसको मैं पढ़ा रहा हूं। आप तथ्य बहुतों को याद होंगे, बट कहानियां जोड़ना बहुतों के लिए सामान्य बात नहीं है। तथ्य बहुतों को याद होंगे, डिफिकल्ट टॉपिक पढ़ा रहा हूं, इसलिए हमने कहा कि आप पहले समझिए इस बात को कैसे हम चल रहे हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि वन बाई वन जस्ट स्टार्ट, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कैसे हम करेंगे, है ना। तो आज मतलब मोटे तौर पे चर्चा हुई गई हमारी, एक बार आपको हमने समझा दिया, टॉपिक में एंट्री हो गई है, ठीक है। आपके कुछ सवाल अभी हो, हम उसको थोड़ा ले लेते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि आज 2 घंटे का ही सेशन है हमारा। कोई इशू नहीं है, कल हम टॉपिक लिखाना शुरू कर देंगे, क्योंकि आते लिखाते तो फिर बात नहीं बनती, इसलिए हमने कहा एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा। एक छोटी छोटी बातें हैं, आपको रोज रिकॉल करना चाहिए, आदत डालनी चाहिए आपको, है ना। देखो, क्लास की शुरुआती बात में हमने कहा कि आप मैजिक नंबर कभी मत भूलिए, आप जहां पढ़ते हैं चिपका दीजिए, पीटी, मेंस और इंटरव्यू चलने दीजिए ना, धीरे धीरे वो छप जाता है। आप जो इमेजिन करेंगे दिन रात ना, वही होना शुरू होगा आपके साथ। इमेजिन के साथ काम करना है, कल्पना नहीं करना है, और सफल होने के लिए इमेजिन करिएगा, और कुछ इमेजिन मत करिएगा, ठीक है ना। सफल होने के जिसके लिए आता है उसके लिए, बाकी सब कुछ मिलेगा आपको लाइफ में, जो चाहेंगे वो सब मिलेगा। नंबर एक। दूसरा, हमने बताया हिंदुस्तान के बाकी एग्जाम में और इस एग्जाम में अंतर क्या, डिफिकल्टी लेवल। पढ़ते बच्चे बहुत हैं, बट वो मैनेज नहीं कर पाते एग्जाम तक। यस, पढ़ते आप भी देख लेंगे, आप, मैंने अभी कहा ना, क्या इसमें कोई नथिंग रॉन्ग, मतलब आप समझ में आ जाएगा आपको भी, क्योंकि मैं तो
अपने बच्चों की तरह, जैसे अपने बच्चों को बोलो क्या नहीं पढ़ना है बाबू भैया समझो, ठीक है, ये नहीं कि पढ़ा के मुझे कोटा, मैं यहाँ कोटा पूरा करने नहीं आया हूँ, मैं नहीं आता हूँ कहीं जाता हूँ, मतलब अपने फील्ड में मेरा भी अंदाज खान सर वाला है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत सोच समझ कर मैं भी कोई डिसीजन, हमने कहा मुझे कंफ्यूजन नहीं, मैं यहाँ आया हूँ, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा एकदम, क्योंकि मैं आता ही हूँ इसलिए वो काम होना चाहिए। फिर एक जग की शुरुआत है, संकल्प ऐसे लेते हैं, तो 100% ध्यान रखिएगा, डिफिकल्टीज लेवल को रखना है, बट ये रखिएगा कि यही तो चीज है जो हमें सीखना है। बैंकिंग एसएससी 2 4 5 महीने पढ़ के हम 6 8 महीने 1 साल अभ्यास कर लें तो निकलने की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ तो 1.5 साल, जैसे अभी आप 24 में शुरू कर रहे हैं ना क्लास, अभी 25 में अब सर संस्था बताएगी आपको क्लास कब आपका एंड होगा, कितने दिनों का प्लान है, 1.5 साल तो मान के चलिए, वरना यहाँ 3 वर्षीय योजनाएं चल रही हैं, ठीक है, या 5 वर्षीय योजना पहले हुआ करता था, यहाँ पे 3 वर्षीय योजना है, फिर वो प्लान हॉलीडे हो जाता है, फिर रोलिंग प्लान शुरू हो जाता है इकोनॉमी की भाषा में कहते हैं, ठीक है। तो नंबर 1, आप मान के चलिए कि आप 26 में प्री देने की स्थिति में और मेंस देने की स्थिति में रहेंगे। प्री बहुत बच्चे देंगे, बट यदि उनका ये आत्मविश्वास नहीं रहा कि हम जो पढ़ रहे हैं उस पर लिख सकते हैं, तो उस पीटी का कोई मतलब नहीं है, सीखने आप आए हैं। इसलिए अभी जल्दीबाजी नहीं है, अब आपको एकदम ताकत लगाना है कि हमें राइटिंग स्किल डेवलप करना है, ठीक है, जो हम जल्दी बात उस पर भी शुरू कर लेंगे, हम टॉपिक और चलते, ताकि जब आप पीटी दें, पीटी निकले तो आपका मेन से निकले, वरना बार पीटी निकालना अच्छा है अचीवमेंट, अगली बार फिर आपको 4 महीने पढ़ के पीटी निकालना पड़ेगा, शोषण आप ही का होगा, एक्सप्लॉइटेशन होता है। इसलिए नक्की करना, फाइनल रफा दफा, देखो या तो मैं या तुम वाली बात होनी चाहिए, एकदम 1 to 1 संकल्प होता है, दूसरों को मत देखिएगा। डिफिकल्टीज लेवल है, इसलिए मैनेजमेंट शुरू करेंगे, दूसरी बात पॉजिटिव थॉट से हम आगे बढ़ रहे हैं, तीसरी बात मैं फिर कहूंगा सर के प्रति कृतज्ञता बहुत जरूरी है। जिस तरह से मैंने देखा, हमने क्या बताया, वो जैसा चाहे वैसा लाइफ दे सकते हैं, वो भाव भी रखिएगा मन में, कोई आपके लिए बहुत फेल, मैंने कोई बहुत कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, हाँ अब जो मैं एक्स्ट्रा एफर्ट लगाऊंगा वो सर के प्रति सम्मान है और प्यार है। जैसे मैं कहता हूं एक बार मैं बैच में आ गया हूं तो मुझे सर भी नहीं हटा सकते, ये भी मतलब अहंकार नहीं है मेरा, क्योंकि फिर मैं जीता हूं अपने बच्चों के लिए, मैं भी, ये भी क्लियर है एकदम, ठीक है, बट वो मैं भी देखता हूं, मैं कोई कॉम्प्रोमाइज बहुत नहीं किया हूं, बट सर जो करते हैं, तो रखिएगा कोई आपके माता पिता के अलावा कोई आपके लिए और भी पेन ले रहा है, छोटी बात नहीं होती इस दुनिया में यार, ऐसे ही लोगों का तो इतिहास लिखा जाता है, इतिहास बनते हैं और लोग पढ़ते हैं। 10 साल के बाद शिक्षा की क्रांति और वैकल्पिक शिक्षा की क्रांति और अग्रदूत के रूप में आप देखेंगे, जब इतिहास पे चर्चा शुरू होगी, तमाम अब अवार्ड्स मिलने, मतलब ठीक है, वो अलग ही लीग में चले जाएंगे, ठीक है। अब हमने आपको बताया आधुनिक भारत से ही क्यों पढ़ना है, क्या मैं मिस तो नहीं कर रहा हूं ना, जो मैं पढ़ा रहा हूं ठीक बता रहा हूं ना आपको, आधुनिक भारत से ही क्यों पढ़ते हैं, पढ़ कहीं से भी सकते हैं अभी भी, ठीक है, वो रीजन के साथ बता दिया मैंने आपको। आधुनिक भारत में 4 तरह से शुरुआत हो सकती है क्लास की, वो भी रीजन के साथ बताया, बट हम एक्सपैंड करेंगे ब्रिटिश विस्तार से, कर्नाटक युद्ध से, उसके पहले केवल बैकग्राउंड है, थोड़ा मैं लिखा दूंगा, थोड़ा मैं समझा दूंगा, वो सब चर्चा मध्यकाल में मैं ही कराऊंगा, मध्यकाल को वहीं लाके छोड़ूंगा जहां से मैं भी शुरू कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पढ़ाना है तो मुझे इंटीग्रेट करने में आसान है। जब अलग अलग टीचर होते तो क्या होता है, फिर वो इंटीग्रेट नहीं होता है। अब तक आम तौर पे मैंने जब भी पढ़ा है तो पूरी ही जिम्मेवारी ली है, शायद यहाँ पे कुछ कुछ पोर्शंस और अलग अलग बैचेस में मुझे कहीं कहीं लेने पड़ सकते हैं, क्यों, क्योंकि फिर इंटीग्रेट करने में, जैसे मॉडर्न में मैंने आपको क्या पढ़ाया, वर्ल्ड से मुझे क्या कनेक्ट करना है मुझे पता रहता है, तो मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, कहाँ छोड़ रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। इस टॉपिक में अब आप जो आखिरी बात, कुछ भी पढ़ना है आपको जानना है कि इसके अंदर क्या पढ़ना है, पहली शर्त। टॉपिक क्या है, ब्रिटिश एक्सपेंशन, उसके सब टॉपिक क्या है वो मैंने आपको अभी बता दिए हैं, ये हैं आपके सब टॉपिक। कहां से पढ़ना है इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, आप पढ़ना चाहें तो हमने बता ही दिया 2 सोर्स, किसी ने और कहीं से पढ़ रखा हो तो केवल विस्तार के ये टॉपिक आपको मन करे तो आप जान लीजिएगा, आप केवल चीजों को याद करके कुछ पढ़ के आएंगे, मैं आपको अलग तरीके से
एक ट्रेलर मैंने दे दिया आपको, आपका बैकग्राउंड रहा हो या ना रहा हो, एक छोटा-सा ट्रेलर आपके सामने रख दिया, जितना सोच के आया था कि हाँ, मुझे आपके सोर्स भी क्लियर कर दिया मैंने आपका। अब कल से मैं यहाँ लिखाना शुरू करूँगा, समझाऊँगा, लिखाऊँगा, लिखाऊँगा, समझाऊँगा। एक एंड होगा, कुछ आपको जानना है, मुझसे आप बात करेंगे, ठीक है? वो चलेगा हमारा प्रॉपर तरीके से। क्लास के 10 मिनट पहले या 10 मिनट और एक्स्ट्रा लेकर के हम पूरा रिवीजन करेंगे कि हमने आज क्या पढ़ा, जैसे आज भी हम रिवीजन कर रहे हैं। मेरी इच्छा है कि हम यहीं से याद करके, ये संभव है, मैंने खूब करा है। ठीक है? मेरी इच्छा कुछ भी नहीं है, समझा हुआ रहेगा, आप पढ़िए, याद करके मस्ती में जाइए आप। आएँ उत्साह से और जाएँ उत्साह से, मतलब ये। ठीक है? आज क्लास को हम लोग फिर अब यहीं स्टॉप करते हैं ना, ठीक है? और कोई सवाल आपके हों, पूछने के लिए मत पूछिएगा। 4 दिन मुझे सुन लीजिए आप, आज पहला दिन है, ठीक? कल मैं लिखवाना शुरू करूँगा, थोड़ा-थोड़ा राइटिंग की झलक आपको कल, परसों राइटिंग पे मैं आ जाऊँगा। राइटिंग के कितने हिस्से होते हैं, हमें क्या-क्या ध्यान देना है। उसके बाद वाली क्लास में स्ट्रक्चर बताना शुरू करूँगा मैं राइटिंग का, 5-6 दिनों के अंदर, ठीक? फिर कैसे आपको मैं रोज़मर्रा पे ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस और सब्जेक्टिव का प्रैक्टिस, इसका सिस्टम 4 दिन, 5 दिन आपको रखना है ये, ठीक? अब कान बंद रखिएगा, जब संस्था पे, सर पे आपने भरोसा किया है, हमारे साथ आप शुरू किए हैं, कौन भैया दीदी आप कहाँ रखते हैं बंद करिएगा, ठीक है? कौन क्या है नहीं, सब कुछ क्लोज कर दीजिएगा। जब मैंने आपको ओपन कहा कि आप कोई भी क्वेश्चन रख दो, मैं 1 मिनट में उसका आंसर फ्रेम करूँगा। बहुत रेयर लोग हैं जो इस आत्मविश्वास से बात करेंगे इस मुखर्जी नगर में। इसलिए आप रिलैक्स हो जाइएगा, ठीक है? अब सब कुछ बंद, फोकस, और 4-5 दिनों में अपने इंप्रूवमेंट का आकलन करिएगा। हिस्ट्री जैसे विषय में जब हमने यात्रा शुरू की, तो क्या हम कुछ कर पा रहे हैं, क्या हम सीख पा रहे हैं? डिफिकल्टीज आती हैं, आसान कुछ नहीं होता है, बट डिफिकल्टी जितना मिनिमम हो सकता है वो मैं करूंगा, लेकिन रिक्वायरमेंट से कॉम्प्रोमाइज रत्ती भर नहीं करूंगा, क्योंकि आप बनने आए हैं, ठीक? रिक्वायरमेंट से कॉम्प्रोमाइज रत्ती भर, जो रिक्वायरमेंट होगा वो सब पढ़ाऊंगा। नोट्स की जिम्मेवारी, सारी चीज सिस्टम। अभी हिस्ट्री के बारे में कोई इंक्वायरी प्रबंधन से कोई मुझसे पूछा हिस्ट्री को लेकर के, हमारा आपका फिर पंगा हो जाएगा, लड़ाई होगी, ठीक? ध्यान रखिएगा सब। अब मैं इसका आंसर है, मैं हूं, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। बहुत आराम से जाइएगा, शालीनता पूर्वक सब लोग क्लास में, है ना? ठीक है, थैंक यू।